वेलकम एवरीवन। हम पढ़ रहे थे एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, और डेटा एनालिसिस के अंदर हमारे पास आज जो है चौथा दिन है, और हम काम कर रहे थे एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के अंदर, और हम डीप डिग कर रहे थे, लगे हुए पंडास के थ्रू लगे हुए कर रहे थे। वैसे तो हमारा जो है आज डे 4 होना चाहिए था, और जिसके अंदर हम स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग और विजुअलाइजेशन पे थोड़ा सा काम करते, लेकिन हमने कल जो डे 3 के अंदर काम किया था, लाइक हम बहुत ज़्यादा स्लो चले थे। हम लोग एग्रीगेटिंग डेटा तक हम पहुंचे थे। हम लोगों ने थोड़ी सी काउंटिंग्स वगैरह पे और उसके थ्रू जो हम लोगों ने सब सेटिंग और सॉर्टिंग वगैरह पे जो काम था हमने वो कल किया था। लेकिन हम लोग जो थे एग्रीगेटिंग डेटा तक पहुंचे थे, तो हमारा टाइम अप हो गया था, जो 1.5 और हमारे पास होता है। तो आज हम क्या करेंगे, एग्रीगेटिंग डेटा से आगे स्टार्ट करेंगे। मेरा मेन मकसद ये है कि आज जो डे 3 का टास्क हमारे पास कल थे, वो आज खत्म हो जाए हर हाल में, राइट। तो मैंने आप लोगों से कल भी ये चीज़ एक थोड़ी सी माजरत की थी कि हमारी में भी ये थोड़ी सी वर्कशॉप जो है थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाए, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा स्लो पेस में चल रहे हैं, और जो है लोगों को समझ आना चाहिए, तो इस वजह से थोड़ा स्लो चल रहे हैं। तो थोड़ा सा एक्सटेंड भी अगर हो जाता तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारे साथ, राइट। तो अभी स्टार्ट करते हैं आज एग्रीगेटेड डेटा के ऊपर। थोड़ा सा रिकेप करूंगा, उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर लेंगे, राइट। ये हमारे पास आउटलाइन थी, जो डे 3 की हमारे पास आउटलाइन थी। और हम लोगों ने कल जो पढ़ा था, वो हम लोगों ने डेटा फ्रेम्स पढ़े थे। डेटा फ्रेम्स के अंदर सॉर्टिंग और सब सेटिंग को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाकर देखा था, बाय वैल्यूज के, बाय सॉर्ट वैल्यूज सर के मेथड से। स्क्रीन विजिबल नहीं है आपकी। लेट मी ट्राई दैट अगेन। सॉरी, मैंने स्क्रीन शेयर ही नहीं की हुई। स्क्रीन विजिबल हो गई? जी सर अब आ रही है। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। अच्छा, जो कल हम लोगों ने जिस चीज़ पढ़ी थी, वो पढ़ी थी डेटा फ्रेम्स पढ़े थे, और उसके अंदर हम लोगों ने सॉर्टिंग और सब सेटिंग वगैरह पढ़ा था। देन हम लोगों ने न्यू कॉलम्स की क्यों ज़रूरत पड़ती है और न्यू कॉलम्स को क्यों बनाते हैं, इसके लिए हम लोगों ने बीएमआई की एग्जांपल भी ली थी। फिर हम लोगों ने फेयर के ऊपर जो है एक डिस्काउंटेड फेयर बनाया भी था, उसका कॉलम बनाया था। उसके बाद हम एग्रीगेटिंग डेटा पर पहुंचे थे, और उसके लिए हम लोगों ने थोड़ी सी स्टेटिस्टिक्स जो होती है उसको टच किया था। लाइक हम लोगों ने मीन, मीडियन, मोड के बारे में देखा था, किस तरह से अप्लाई करते हैं कॉलम के ऊपर। और उसके बाद हम लोगों ने क्वांटाइल को थोड़ा सा डीप डिप करके पढ़ा था कि क्वांटाइल किस तरह से होता है। एनीवन विल रिपीट द क्वांटाइल? एनीवन? क्वांटाइल बेसिकली 4 सेगमेंट्स में हमारे किसी भी डाटा को जो है शायद डिवाइड करता है। प्रॉब्ली जी हम राइट और रॉन्ग। जी और उसमें हमने देखा था कि अगर आप एक क्वांटाइल आप कहते हैं इट्स इक्वलेंट टू 25 परसेंट। परसेंट परसेंटाइल यस, एंड वन quantile is if two quantile is there it's 50 percentile. And there was राइट। a third term which was we were using a quantile क्वार्टाइल, क्वांटाइल एंड quartile. परसेंटाइल। वन A quartile क्वार्टाइल is जो है, basically वन क्वार्टाइल इक्वल्स टू 0.25 क्वांटाइल, और 0.25 क्वांटाइल इन परसेंटाइल इज 25 परसेंटाइल। perfect sir, recall हो गया, thank you. ठीक है। इसी तरह से हम जब टू क्वार्टाइल करेंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 0.5 क्वांटाइल हो जाएगा। और अगर 0.5 क्वांटाइल हो जाएगा, तो मीन 50 परसेंटाइल हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास चलता है। तो इसके लिए क्वांटाइल के लिए सबसे पहले हम सॉर्टिंग करते हैं। सॉर्टिंग करने के बाद हमारे पास एक फार्मूला होता है, जो मैंने कल आप लोगों को बताया था। क्या था? कोई फार्मूला रिपीट करेगा? सर ये थोड़ा डिफिकल्ट सवाल हो गया। ओके। तो हमारे पास जो था, वो हमारे पास सबसे पहले हम लोगों ने कल जो फार्मूला पढ़ा था, आई थिंक मैं भी थोड़ा सा रेप्लिकेट कर रहा हूँ। वो ये था कि हमारे पास क्वांटाइल का जो फार्मूला था, वो हमारे पास था क्यू माइनस एन माइनस वन। एन जो था हमारे पास नंबर ऑफ जो रोज थे हमारे पास। लाइक मैं आप लोगों को दिखाऊं, तो मेरे पास अभी अगर वो तस्वीर भी नहीं है, मैंने जो कल रखी हुई थी, यूज की हुई थी। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया था, मैं पेंट पे दिखाता हूँ आप लोगों को, या इसी तरह दिखा देता हूँ। हमारे पास लेट्स सपोज कल इस तरह की हमारे पास रोज थी, जिनको हम लोगों ने सबसे पहले क्वांटाइल में सबसे पहले क्या करते हैं, सॉर्ट करते हैं। ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कितनी जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो हम लोगों ने उनका काउंट किया था, तो कल हमारे पास कितने थे, 15 थे हमारे पास, राइट। तो हम लोगों ने क्वांटाइल का फॉर्मूला में सबसे पहले क्या था, 15, देन माइनस, फिर देन क्या था हमारे पास, कितने क्वांटाइल हम लोगों ने निकालना, लाइक कितने 0.25, 0.5 और 0.75 निकालना है। वो ब्रैकेट्स में जो पहले वाली वैल्यू है
और उसके बाद वाली वैल्यू इसको रखा था और उसको माइनस करने के बाद हमारे पास पूरा क्वांटाइल का फार्मूला निकल आया था। इसी तरह था। जी बिल्कुल। तो हम लोगों ने फिर उसके बाद हम लोगों ने ये थोड़ी सी स्टेटिस्टिक्स पढ़ी थी थोड़ी सी कि किस तरह से एक कॉलम के ऊपर हम लोग क्वांटाइल, स्टैंडर्ड डेविएशन या सम वगैरह लगाते हैं। उसके बाद हम आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है एग्रीगेशन का फंक्शन। अब एग्रीगेशन क्यों लगाते हैं? एग्रीगेशन का सिंपल जो है मतलब ये है वन और मोर ऑपरेशन ऑन सिंगल कॉलम और मल्टीपल कॉलम्स। लाइक हम अगर किसी वन और मोर ऑपरेशन जो हम लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? एग्रीगेशन बोलते हैं। ठीक है, कॉलम के ऊपर या मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर, राइट। वन और मोर ऑपरेशन, मैं इसके नीचे लिख लेता हूं, वन और मोर ऑपरेशन ऑन सिंगल और राइट। एक या एक से ज्यादा ऑपरेशन का किसी कॉलम या मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर अप्लाई करने को हम एग्रीगेशन बोलते हैं और इसके लिए हमारे पास डॉट एक का मेथड जो है पांडास के अंदर अवेलेबल है, राइट। अब मैंने यहाँ इस लाइन को थोड़ा सा मैं सेल को स्किप कर रहा हूँ, उसके बाद पहले मैं इसको डिफाइन करूंगा, देन मैं इसको डिफाइन करूंगा, राइट। तो हम लोगों ने कल क्या किया? टाइटैनिक का डेटा सेट था, पहले मैं ऊपर डेटा सेट को तो रन कर लूँ। हमारे पास डेटा सेट क्या था हमारे पास, सॉरी, तो डेटा सेट तो मैंने रन कर लिया अपने पास अब, राइट। तो मैंने यहाँ पर क्या किया? मैंने सबसे पहले क्या किया? टाइटैनिक का जो डेटा सेट था हमारे पास उसके अंदर एज वाले कॉलम में चले जाओ। अब मैं आपको यहीं पर पहले एक कॉलम भी बना लूँ ताकि आप लोगों को दिखे भी, राइट। अब क्या होगा कि मैंने हमारे पास जो एज का कॉलम था टाइटैनिक के अंदर मैंने उसके ऊपर लगाया एग्रीगेशन, मीन मैं उसके ऊपर कोई ऑपरेशन अप्लाई करना चाह रहा हूं और वो ऑपरेशन का नाम मैंने क्या किया? ऑपरेशन जो था वो मैंने PCT 30 लिखा, मीन परसेंटाइल 30 परसेंटाइल जो है। इसका मतलब ये है कि मैंने PCT 30 लिखा हुआ जो है ये परसेंटाइल 30 को शो कर रहा है। मैंने बोला कि जो ऑपरेशन लगाओगे वो परसेंटाइल 30 होगा, किसके ऊपर लगाओगे? एज के कॉलम पे लगाओगे जो डेटा फ्रेम टाइटैनिक से आ रहा है, राइट। तो अब PCT 30 जो था वो अपने आप में मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, राइट। ये जो है हमारे पास सिंगल लाइन फंक्शन होता है। जिस अब सिंगल लाइन जो फंक्शन होता है, सिंपल जो हम फंक्शंस लिखते हैं ना, उसको मैंने एक लाइन के अंदर लिखा हुआ है, राइट। तो मैंने क्या किया हुआ? मैंने लिखा हुआ डेफ फंक्शन बनाने के लिए, और PCT 30 जो है फंक्शन का नाम है, और आगे मैंने ब्रैकेट्स लगा के उसके अंदर क्या पास किया हुआ है? आर्ग्यूमेंट्स पास। आर्ग्यूमेंट तो अब बोलते हैं जब हम कॉल कर रहे होते हैं, पैरामीटर पास किए हुए हैं, राइट। अब एक और कॉन्सेप्ट में तो मैं यहाँ पर दे दूं, फंक्शन क्रिएशन के टाइम पर हम बोलते हैं कि हम लोगों ने पैरामीटर्स दिए हुए, राइट, और पैरामीटर्स कहलाते हैं। और सॉरी, हमारे पास और फंक्शन कॉलिंग के टाइम पर हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स, राइट। किस चीज को फंक्शन के टाइम पर हम लोग वो बोलते हैं, मैं तो अब आपको दिखाता हूँ। अब अगर इसको मैं इस तरह कर दूं सिंपल, अगर आप लोगों के लिए आसानी कर दूं, तो अब आपको कुछ समझ में भी आ रहा होगा फंक्शन। तो मैंने क्या किया? डेफ का कीवर्ड इस्तेमाल किया और मैं एक फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ जिसका नाम है PCT 30, मीन्स परसेंटाइल 30 परसेंटाइल। तो मैंने आगे ब्रैकेट्स लगाए, ब्रैकेट्स के अंदर अब भी जब मैं बना रहा हूँ तो मैंने क्या बोलूंगा? इसको फंक्शन क्रिएशन के टाइम पे पैरामीटर बोलूंगा। सिंगल है तो पैरामीटर बोलूंगा, ज्यादा है तो पैरामीटर्स बोलूंगा, राइट। तो अब यहाँ पे मैंने एक पैरामीटर दिया कॉलम के नाम से, और मैंने सिंपल बोला कि तुम इसके अंदर वापसी इस फंक्शन, ये जो फंक्शन है रिटर्न क्या कराएगा? इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी? कॉलम डॉट क्वांटाइल। जो भी कॉलम आ रहा होगा उसके ऊपर तुम क्वांटाइल लगाओगे। सिंपल जो हम लोगों ने काम किया था यहाँ पर, उसको जो कॉलम आ रहा है उसके ऊपर क्वांटाइल लगाओगे। अब जो कॉलम आ रहा है वो कॉलम, अब मैंने सिर्फ लिखा हुआ कॉलम आएगा यहाँ पर, जो कॉलम आ रहा है उसके ऊपर क्वांटाइल लगाओगे और उसका 30% जो है वो रिटर्न करोगे इस फंक्शन के अंदर, जो PCT 30 होगा, राइट। अब इसको मैंने सिंपल क्या किया हुआ था? एक लाइन के अंदर किया हुआ था, स्मार्ट किया हुआ था थोड़ा सा।
तो अब इससे भी ज्यादा स्मार्ट मैं एक और तरीके से भी आपको करके दिखाऊंगा चीज को, मींस वेरिएशंस दिखाऊंगा कि एक फंक्शन को लिखने के किस तरह से मेथड होते हैं हमारे पास। तो अब यह क्या हुआ, मैंने जो है परसेंटाइल 30 के लिए एक फंक्शन डिफाइन किया जो क्या करेगा, जो भी कॉलम आएगा उसका क्वांटाइल जो है 30% निकाल कर बता देगा और रिटर्न करवा देगा। अब इसको जब मैंने यहाँ पर जो PCT 30 लिख के कॉल किया तो मतलब ये फंक्शन कॉल हुआ। जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो ये फंक्शन क्या करेगा, 30% रिटर्न करेगा जो यहाँ पर आएगा और प्रिंट हो जाएगा, राइट। तो अब मैं इस सेल को रन करता हूँ सबसे पहले, फिर जब मैं इस सेल को रन करता हूँ तो क्या हुआ, इसने क्या किया, 30% एज के ग्रुप का निकाल कर यहाँ पर ले आया, राइट। अब इसी तरह जो है मैंने यहाँ पर सिंपल क्या किया है, सर एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है। हम जब भी पैरामीटर्स में जब तो हम कुछ ना कुछ पास कराते हैं, तो यहाँ हमने तो सिर्फ कॉल करवाया फंक्शन को, आर्गुमेंट्स में डाल दिया हमने जी जी। तो यहाँ पर हम लोग जो आप जो बात कर रहे हैं वो भी एग्जैक्टली सही है, लेकिन यहाँ जो एक का फंक्शन है वो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर किसको डालेगा, वो उस कॉलम को डालेगा जो एज से आ रहा होगा, इसके साथ डॉट लगा के किया हुआ हमने, राइट। ठीक है। तो अभी हमें वो एक तरह से आर्गुमेंट का ही काम कर रहा है ना सर। जी, तो वो आर्ग्यूमेंट इसके अंदर खुद ही आ जाएगा, तो वो आर्ग्यूमेंट कॉल होकर PCT 30 के साथ आएगा जो उसको रिटर्न करवा के इस तरह से ले आएगा, राइट। अब यहाँ पर मैंने एक चीज जो यूज की है वो है लैम्डा फंक्शन। अब लैम्डा फंक्शंस क्या कहलाता है, लैम्डा फंक्शंस भी फंक्शन ही होता है, लेकिन इस फंक्शन में कुछ खुसूसियात होती हैं, 4 खुसूसियात होती हैं। मैं इन चीजों को मैं लिख भी देता हूँ। वन लाइन फंक्शन मीन्स एक लाइन का फंक्शन होगा ये, और सेकंड इसका कैरेक्टरिस्टिक, सॉरी मैं इसको रन कर देता हूं, हमेशा एक लाइन का फंक्शन होगा, और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, विदाउट नेम फंक्शन। इसका नाम नहीं होगा, लाइक फर्स्ट तो मैंने ये बता दी कि एक लाइन का फंक्शन होगा, तो ये एक लाइन का फंक्शन है। विदाउट नेम फंक्शन, जिस तरह इसका मैंने PCT 30 लिखा था, इसका मैंने कोई नाम नहीं लिखा, मैंने जस्ट लैम्डा का कीवर्ड इस्तेमाल किया है और मैंने उसके आगे कैलकुलेशंस परफॉर्म कर दी है, राइट। एक लाइन का फंक्शन, बिना नाम का फंक्शन। अब इसकी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, जो ना इससे पहले यूज हुआ है ना इसके बाद यूज होगा। ना इससे पहले यूज हुआ, चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी इसकी, ना इसके बाद यूज होगा। अगर थोड़ी सी इंग्लिश में मसला हो तो उसको कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, राइट। तो ये हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी किसकी, लैम्डा फंक्शन की। लैम्डा फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास। राइट, ये हमारे पास लैम्डा फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि एक लाइन का फंक्शन होगा, बिना नाम का फंक्शन होगा, जो ना इससे पहले यूज हुआ होगा ना इसके बाद यूज होगा, वो फंक्शन जो होगा लैम्डा फंक्शन कहलाता है। अब देखते हैं कि लैम्डा फंक्शन को क्रिएट करते किस तरह से। लाइक जब लैम्डा फंक्शन को क्रिएट करते हैं, सिंपली हम लोगों ने पहले क्या किया, एक डाटा फ्रेम था टाइटैनिक का, उसके अंदर से एज का जो है हम लोगों ने कॉलम उठाया और उस पर हम लोगों ने डॉट एक करके बोला कि हम इस पे कुछ ऑपरेशन लगाने लगे हैं। अब उस ऑपरेशन को हम लोग डिफाइन करेंगे कि ऑपरेशन क्या है। अब उस ऑपरेशन को पहले हम लोगों ने PCT 30 मीन परसेंटाइल 30 के थ्रू लिखा था, अब इसको करेंगे एक लैम्डा फंक्शन के थ्रू। ठीक, तो हमने बोला कि लैम्डा फंक्शन डॉट एक्स मीन एक्स जो होगा हमारे पास कोई कॉलम आएगा, लाइक ऊपर मैंने कॉलम लिखा था, यहाँ मैंने उसका नाम क्या लिखा, एक्स कॉलम आएगा, उस कॉलम डॉट क्वांटाइल, उस कॉलम के ऊपर तुम क्या करोगे, क्वांटाइल लगा दोगे। अगर मैं इस एक्स को हटा के मैं यहाँ पे कॉल लिख दूं, मीन्स कॉलम की शॉर्ट फॉर्म लिख दूं, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। तो मीन्स यहाँ पे क्या हुआ कि लैम्डा फंक्शन किसी एक लैम्डा फंक्शन में सबसे पहले क्या आएगा, एक पैरामीटर जो आएगा वो क्या आएगा, कॉल आएगा, और उस पैरामीटर के ऊपर क्वांटाइल अप्लाई होगा, कितना, 30%। ठीक है। तो लैम्डा फंक्शन का सर कोई खास पर्पस है कि ये मेमोरी कम कंज्यूम करता है? जी, ये फास्ट भी होता है और एफिशिएंट भी होता है। आपको ना लेट्स सपोज हम फंक्शन बनाते क्यों हैं, अब लेट्स सपोज कि आप जो है, अब इस फंक्शन जो ये एक फंक्शन है, मुझे जो है सिर्फ इसी जगह पर यूज करना है, इसके बाद इसका यूजेज जो है कहीं भी नहीं है, कोड के अंदर क्यों नहीं है। अब फंक्शंस लिखते क्यों हैं हम, पता है, फंक्शंस का मेन मकसद यही होता है कि हम रीयूजेबिलिटी लेके आए अपने कोड के अंदर। ठीक, तो अब
हम फंक्शन तो लगा रहे हैं, फंक्शन इस वजह से लगा रहे हैं कि हमें उस फंक्शन को अभी बनाना पड़ रहा है, जरूरत पड़ रही है, लेकिन उस फंक्शन का फर्दर इन फ्यूचर कोई भी यूज नहीं है, तो हम उसकी जगह पे फिर क्या करते हैं, लैम्डा फंक्शन बना लेते हैं। तो लैम्डा फंक्शन क्या होता है, एक लाइन का फंक्शन होता है, मीन उसकी रीयूजेबिलिटी दोबारा नहीं होगी। मैंने इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखा है ना इससे पहले बना होगा ना इसके बाद बनेगा, मीन्स वो उसी जगह पर काम करेगा जहां पर वो लगा हुआ है, ठीक है। और जो ऊपर हम लोगों ने फंक्शन बनाया है PCT30, ये फंक्शन की क्वालिटी ये है कि जब जब हम PCT30 लिख के इसको कॉल करेंगे, सेम यही होगा, काम करेगा। एक कॉलम अगर उसके अंदर इनपुट आ रहा होगा, उसका क्या करेगा, क्वांटाइल निकालेगा 30%, राइट। तो ये जब आप मैच्योर कोडिंग करना शुरू करते हैं तो फिर आपको समझ में आती है कि अब मुझे जो है फंक्शन डिफाइन करना चाहिए या लैम्डा फंक्शन यूज करना चाहिए। तो जितना जितना आपकी कोडिंग मैच्योर होती जाएगी तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि हाँ भाई अब यहाँ पे लैम्डा इस्तेमाल करें, क्योंकि आगे मुझे कभी भी कोड में इस्तेमाल ही नहीं करना, तो आप फिर लैम्डा फंक्शन का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन काम दोनों क्या करते हैं, सेम करते हैं, फंक्शंस कहलाते हैं, ठीक। अब जब मैंने बात की कि हम लोग क्या करेंगे, वन और मोर ऑपरेशन, जो मैंने लिखा था ऊपर, मैंने क्या लिखा था, वन और मोर ऑपरेशन ऑन सिंगल और मल्टीपल कॉलम्स। अब हम लोगों ने अभी तक काम जितना किया वो सिंगल कॉलम के ऊपर काम किया, अब हम चाह रहे हैं कि हम मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर भी ये काम करें। तो हम आएंगे नीचे, अब हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स हो जाएंगे। लाइक कल हम लोगों ने जो एक फेयर पे हम लोगों ने क्या किया था, BMI बनाया था, डिस्काउंटेड फेयर बनाया था। अब हम लोगों ने क्या किया, टाइटैनिक के अंदर से एज और फेयर के 2 कॉलम्स उठाए हैं और उनके ऊपर हम लोगों ने बोला है कि तुम एग्रीगेशन करो और मुझे 30% जो है वो बताओ मुझे, राइट, सॉरी 30 क्वांटाइल बताओ इसका, मींस 30% इसका कितना होगा मुझे ये बताओ इसका एक्चुअल में, ठीक है। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो सिंपली मेरे पास क्या होगा, एज का भी आ गया मेरे पास 30%, फेयर का भी आ गया मेरे पास 30% या 0.3 क्वांटाइल आ गया मेरे पास। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं जो है लैम्डा फंक्शन ना यूज करूं, मैं क्या करूं, मैं एक से ज्यादा जो है एग्रीगेशन फंक्शंस इस्तेमाल करूं। अब एक से ज्यादा ऑपरेशंस जब मैं इस्तेमाल करने की बात करूंगा तो मैं क्या करूंगा, मल्टीपल समरीज बना रहा हूं। लाइक समरीज जो है मेरे पास आएंगी वो क्या होंगी, ज्यादा होंगी हमारे पास। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने जो 2 फंक्शंस बनाए PCT30 और PCT40। अब व्हाट इफ, सॉरी, अब अगर मैं लेट्स सपोज मैं बोलता हूँ कि यार मैंने तो ऊपर काइंडली थोड़ा सा जूम कर सकते हैं आप, लाइक ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा जूम्ड है, कोड बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। लाइक मैंने कल भी इतना ज्यादा किया हुआ था, इससे ज्यादा जूम मैं नहीं कर सकता थोड़ा सा, तो बहुत ज्यादा स्क्रीन बड़ी हो जाएगी तो फिर मुझसे हैंडल करना मुश्किल हो जाएंगी चीजें। ठीक है सही है जी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हमारे पास क्या है, मैंने ये बोला कि भाई मैंने PCT30 मैंने ऑलरेडी ऊपर डिफाइन किया हुआ, मैं उसको डिफाइन नहीं करना चाह रहा। मैंने उसको क्या किया, सिंपल कमेंट कर दिया कि भाई मैंने ऊपर ऑलरेडी बनाया हुआ है ना, तो अब मैं उसको रीयूज करना चाह रहा हूँ। यही मेन फंक्शन मतलब होता है कि उसको दोबारा रीयूज करना। तो मैंने उसको कमेंट कर दिया। अब जब मैं इस सेल को रन करूंगा और इस सेल को भी रन करूंगा, ये काम करेगा। क्यों? क्योंकि इसने PCT30 पढ़ते ही इसने रिकॉलिंग की इस फंक्शन की कि भाई तुम्हारा यूज है यहाँ पर, तुमने क्या काम करना है, तुम्हारे अंदर जो भी फंक्शनैलिटी लिखी है वो करो। तो उसने वो फंक्शनैलिटी हुई, रन हुई और रिटर्न करवाई उसने। जब रिटर्न हुई तो वो यहाँ पर आई और जब यहाँ पर आई तो उसका रिजल्ट हमारे पास निकल के आ गया जो 22 हमारे पास आया, राइट। ये होती है हमारे पास एग्रीगेशन इस्तेमाल करना। एग्रीगेशन हम लोगों ने एग्रीगेशन के अंदर हम लोगों ने ये देखा कि किस तरह से हम ऑपरेशन एक कॉलम के ऊपर या मल्टीपल कॉलम के ऊपर, या एग्रीगेशन जो ऑपरेशन है एक ऑपरेशन या मल्टीपल ऑपरेशन किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यही बात मैंने बोली थी जो सबसे पहले मैंने बोली थी, एक या एक से ज्यादा ऑपरेशन। आपने PCT30 और PCT40 लगाया तो मतलब एक से ज्यादा ऑपरेशन हो गए, ठीक है। और एक कॉलम पे लगाया मीन टाइटैनिक के एज पर लगाया, और मल्टीपल कॉलम्स जब आपने एज और फेयर दोनों पर लगाया तो यही आपने एग्रीगेशन परफॉर्म की, मीन एग्रीगेशन की जो फंक्शनैलिटीज थी उनको आपने यूज करने की कोशिश की है। अब आता है हमारे पास क्यूमुलेटिव स्टैटिस्टिक्स। अब क्यूमुलेटिव किसी को पता है किस लिए हम बोलते हैं, काम जिसे कम सम बोलते हैं, किसी ने अगर सुना हो पहले तो? जी सर, कंबाइन करने के लिए। कंबाइन सर, वो पहली रॉ को दूसरी रॉ के साथ प्लस करेगा, फिर उसके बाद जो उसका आंसर आएगा उसको दूसरी रॉ के साथ भी प्लस करेगा, मतलब हाँ जी बिल्कुल, रो को करेगा। ला तुम लोगों को अभी तुम्हारे साथ सीरीज या वर्कशॉप्स लेते हुए आज तीसरा या चौथा दिन है। अब तुम रोज नहीं बोलो, अब तुम थोड़े सा डेटा साइंस के वर्ड यूज करो, ऑब्जर्वेशंस बोलो उसको।
और कॉलम्स जो होंगे उनको वेरिएबल्स बोलो। तो ये जितना अच्छे तुम अपने झारखंड समझ लोगे है ना, लाइक तुम किसी इंडस्ट्री में जब जाओगे तो कोई तुम्हारे सामने ऑब्जर्वेशन या वेरिएबल बोलेगा तो तुम फौरन क्लिक करोगे, हाँ ऑब्जर्वेशन की मतलब जो सिंपल मतलब है वो रोज ही हो रहा है। लाइक थोड़ा सा यूज टू करने की कोशिश करोगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। नहीं करोगे तुम रोज एंड कॉलम पे भी काम करोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है जब इंडस्ट्री में बंदा बैठता है तो। ठीक, तो अब हम इस्तेमाल करने लगे हैं क्यूमुलेटिव स्टैटिस्टिक्स। क्यूमुलेटिव स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, हमारे पास कम सम की अगर बात की जाए तो मींस क्यूमुलेटिव, कम का मतलब क्यूमुलेटिव और सम मतलब सम होगा, सम होगा हर चीज का, क्यूमुलेटिव सम होगा। और क्यूमुलेटिव मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम आएगा, क्यूमुलेटिव मिनिमम होगा, मिनिमम आएगा, क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट आएगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह से ये चीज होता है, सम की किस तरह से करता है, राइट। भी मैं अगर बात करूं मेरे पास क्या है यहाँ पे, सिंपल ये चीज देख लेते हैं। लेट्स सपोज कि मेरे पास जो है ये इंडेक्स जो है 0 1 2 3 4 है। अब अगर इसके ऊपर मैं कम सम लगाऊंगा तो क्या होगा, ये जो हमारे पास जो पहली जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है या पहली जो रो है इसमें हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, राइट। अब जब इससे नीचे वाली में जब मैं ऑब्जर्वेशन या मैं रो पे रहूंगा तो क्या होगा, कम सम मींस सम करना है क्यूमुलेटिव, तो क्या करेगा 0 + 1 टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। अब 1 से जब अगली पे रहूंगा तो मेरे पास क्या होगा, कम सम मींस क्यूमुलेटिव सम होगा, इस जो रो में हमारे पास नंबर होगा इसका, और इससे पिछले में जो सम आया हुआ होगा, टोटल सम जो पिछली रोज का आया हुआ होगा वो होगा, मींस 2 और +1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इससे जब आगे आएंगे तो 3 है, तो पीछे कितना सम बन गया था, 3 बन गया था, और इसका जब इसके साथ प्लस करेंगे 3 + 3 6 हो जाएगा, मींस क्यूमुलेटिव सम इस तरह से निकलता है। समझ में आ गई? जी क्लियर है। सही है, तो ये इस तरह से हम लोग काम करते हैं। अब मैंने बोला कि pd.dataFrame एक डेटा फ्रेम बनाओ, किस चीज की, टाइटैनिक.एज, एज की बनाओ, और उसके ऊपर क्या लगाओ, कम सम लगाओ और डॉट हेड कर दो, और उसका हेड कर दो मींस शुरू की जो 4 वैल्यूज आ रही हैं वो हटा लगा दो। अब व्हाट इफ अगर मैं लेट्स सपोज मैं हेड हटाता हूँ, हेड मैंने हटा दिया, तो अब मेरे पास क्या होगा, डेटा फ्रेम आया हर पिछली वैल्यूज का, लाइक 22 थी, 22 में इससे इसकी जो अपनी वैल्यू इस नंबर पर होगी वो कितनी होगी, तो उसको प्लस करके इसको 60 बनाया हुआ होगा। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊं तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर 22 थी, 22 + 38 कितना हो जाएगा हमारे पास, 60 हो जाएगा। तो उसने यहाँ पर सेकंड कॉलम में कितना लिखा हुआ है, 60 लिखा हुआ है। अब 60 प्लस जो अगली वैल्यू आई होगी उसको प्लस करके उसने तीसरी नंबर पर लिखा हुआ है, और जो नंबर यहाँ पर आएगा उसको प्लस करके अगले के साथ लिखा होगा। इसी तरह से उसने एज के ऊपर किया हुआ है, राइट। पहले 22 था, इसके आगे 38 था, 22 + 38 करके 60 लिखा, 60 प्लस उसकी जो अगली वैल्यू थी उसको उसके अंदर वो प्लस करके जो टोटल सम आया वो उसने यहाँ पर लिखा है। अब जब मैं इसके ऊपर डॉट हेड लगाऊंगा तो हेड क्या करेगा, जो शुरू के सिर्फ 4 होंगी वो उनको ले आएगा, बाकी सबको क्या कर देगा, हटा देगा। समझ में आई अब? जी सर देखो, ठीक है। अब इसी तरह क्या होगा, हमारे पास प्रोडक्ट काम करेगा, लाइक मैक्सिमम काम करेगा, जो अपनी जो पिछली वाली वैल्यू होगी उसका और अगली वाली वैल्यू का मैक्सिमम लिखेगा, जो मैक्सिमम होगा वो उस जिस रो के ऊपर परफॉर्म कर रहा होगा वहां पर रख देगा। सिमिलरली मिनिमम जिस तरह बात करेंगे, दो जो रोज होंगी इनमें जो मिनिमम होगा जिस रोज के ऊपर हम होंगे उस रो के अंदर रखा जाएगा, इसी तरह आगे चलता जाएगा और मिनिमम डालता जाएगा। प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो जो आएगा मींस 0 × 1 तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, 0 × 2 हर रो को 0 कर देगा, क्योंकि हमारे पास पहली रो क्या है, 0 थी, तो इस वजह से इसी तरह से सारे काम करेंगे। तो मैंने आप सबको यूज नहीं किया, मैंने कम सम को यूज किया है, और उसके उसी तरह बता दिया कि इसी तरह सारे रिप्लिकेट हो रहे हैं, क्योंकि इनमें कुछ बड़ी चीज नहीं थी। इसका प्रैक्टिकल यूजेज क्या है? लाइक कम सम की अगर हम बात करें तो हम चाह रहे होते हैं कि हमारे पास हर जो चीज है पिछली जो उसका सम हम चाह रहे होते हैं। लाइक इसकी ऐसी अभी तक मैंने कुछ प्रैक्टिकली यूज नहीं किया, लाइक मैंने अगर बोला हो कि भाई हाँ मैंने इसके अंदर इस कम सम को इस्तेमाल किया है, लाइक अगर मशीन लर्निंग है इसके अंदर, तो मैंने अभी तक फिलहाल इसका कोई भी यूजेज जो है मैंने नहीं देखा। लेकिन ये हमारे पास फंक्शंस बने हुए हैं जो इस तरह के काम करते हैं। लाइक जब मैंने फर्स्ट टाइम मैंने सुना था ना, तो मैं भी थोड़ा सा ये था कि भाई हाँ ये कोई नई चीज थी जो मैंने अपने टाइम पढ़ते हुए सुनी थी, तो इस वजह से ये नोटबुक के अंदर भी ये डली हुई है चीज, ताकि मैं रिमाइंड रहूं कि हाँ ये मैंने चीज पढ़ी थी, तो मैं जो चीज सीख लिया तो उसको रिमाइंड रखने के लिए मैं भी इन फ्यूचर में किसी जगह पर मुझे जरूरत पड़ जाए इस चीज की। लाइक अभी तक मैंने इसकी कोई एप्लीकेशन मैंने खुद नहीं देखी, मैं भी इसकी एप्लीकेशन होंगी तो ही ये फंक्शन बना है, बिना जरूरत के फंक्शन नहीं बनता।
राइट बेहतर है। जी। मैं भी आप सर्च कर लें आप लोग, तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि कम सम का क्या एप्लीकेशन है। मैं राइट नाउ अभी कर लेता हूँ ताकि मुझे भी याद रह जाए ना। अब ये यहाँ पर कुछ बोल रहा है कि प्रेस्टिमुलस टाइम जो है इसके हिस्टोग्राम निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब इसमें इसको पढ़ते हुए ना थोड़ी सी जो मेरे दिमाग में चीज आई है क्यूमुलेटिव सम की, कि हम लोग बता सकते हैं कि हमारे पास वेदर की जो होता है, हमारे पास वेदर किस तरह से इंक्रीमेंट आता है, इस तरह से हम लोग हर चीज की एप्लीकेशन देख देख के कर सकते हैं। लाइक इसमें तो पूरा पढ़ना पड़ेगा मुझे कि भाई इसमें किस तरह से यूज किया, तो फिर मैं आपको उसकी जो है समरी या छोटा सा जिसे बोलते हैं वो बता सकता हूँ। तो ये चीज जो है ना मैं लिंक में डाल देता हूँ, आप लोग इसको होमवर्क में रखिएगा और इसको पढ़िएगा, इसको मैं खुद भी बाद में पढ़ लूंगा। ठीक है, तो इस चीज को मैंने डाल दिया, ये होमवर्क में होगा, मेरे पास भी आ गया, आप लोगों के पास भी आ गया। लाइक कमेंट्स तो मेरे पास सारे सेव हो रहे हैं ना आप लोगों के, कि आप लोग क्या क्या कमेंट्स कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं काउंटिंग की। अब इससे पहले जितना भी हम लोगों ने काम किया है वो हम लोगों ने क्या किया है, नंबर को समराइज किया है। लाइक कुछ उनकी जगह पर मीन लगाया है, मीन्स तो हमारे पास जितने भी नंबर थे उनका एवरेज निकल कर आ गया है। मोड लगाया तो मोस्ट रिपीटेटिव नंबर्स आ गए हमारे पास। तो मीडियन लगाया तो उसका जो मिडल वाला नंबर है मीन्स वो निकल कर आ गया हमारे पास। तो हम लोगों ने इस तरह से कुछ ना कुछ स्पेसिफिक न्यूमेरिक जो नंबर्स थे वो लेकर आना शुरू किया। ठीक है, अब हम काम करेंगे समराइज करने की कोशिश करेंगे, कैटेगोरिकल डेटा को करने की कोशिश करेंगे। अब इससे नीचे जो हम काम करेंगे, अब कैटेगोरिकल डेटा होता क्या है। कैटेगोरिकल डेटा वो डेटा होता है जो फर्दर डिवाइड हो जाए। लाइक मीन निकालता तो मीन क्या होता है, सिंपल एक न्यूमेरिक वैल्यू आती है हमारे पास। अब कैटेगोरिकल डेटा मींस अगर डिवाइड हो जाए, सिंपल किस तरह से हो जाए, लेट्स सपोज मैंने आप लोगों को कल बात की थी कि हमारे पास जो है पी क्लास का है, हमारे पास पैसेंजर की जो क्लासेस होती हैं लाइक क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। तो अब मैं चाह रहा हूं कि मैं क्या करूं, मैं इसको कैटेगोरिकल डेटा को इस तरह से डिवाइड करूंगा, इसके अंदर कितने ग्रुप्स अवेलेबल है मेरे पास पी क्लास के अंदर। तो मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, मैंने सिंपल क्या किया हुआ, सबसेट करके पी क्लास बताया हुआ है, इसके अंदर कैटेगोरिकल डेटा की एनालिसिस की हुई है कि किस तरह से हमारे पास इसकी कितनी कैटेगरीज अवेलेबल हैं। राइट, अगर लेट्स सपोज इसकी एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ आप लोगों को, हमारे पास जो डॉग्स होते हैं बहुत सी किस्म के होते हैं, लाइक जिसे हम बोलते हैं लेबर डॉग्स हो गए, दूसरे डॉग्स हो गए। तो हमारे पास डॉग्स की बहुत सारी किस्में होती हैं। राइट, अब मुझे किस्मों के नाम भी याद नहीं आ रहे। तो हमारे कैटेगोरिकल डेटा ये वाला डेटा होता है जिसमें कैटेगरी होती है, यानी कि जी, मैरिड अनमैरिड विदाउट, इसको हम 1 2 3 करके नाम दे सकते हैं और इसको एनालाइज कर सकते हैं। सिंपल वो डेटा जिसके अंदर हमारे पास डिविजन्स हो सके इनटू ग्रुप्स के अंदर। अगर यहाँ पर जो एग्जांपल लिखी हुई है, हमारे पास जेंट्स की एग्जांपल लिखी हुई है, जेंट्स की एग्जांपल मैं इस तरह से लेके चलूंगा या कि जो हमारे पास जेंडर्स होते हैं वो कितनी कैटेगरीज में टूटेंगे, 2 कैटेगरीज में टूटेंगे, इसमें मेल और फीमेल में टूटेंगे। और अगर हम एज ग्रुप की बात करें तो एज अगर हम लोग इंटरनेशनल देखें तो इंटरनेशनली एज ग्रुप होते हैं हमारे पास 2 एज ग्रुप होते हैं, एक चाइल्ड होता है, एक टीन एज होता है, एक अगर उससे यंग एज होता है और एक ओल्ड एज की तरफ निकल जाते हैं हम लोग। लाइक चाइल्ड जो होते हैं वो शुरू मतलब 1 से 7 साल तक होते हैं, उसके 7 साल तक होता है। आई डोंट नो, डिडंट रिमेंबर द एग्जैक्ट एजेस नंबर ना, मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि उसके बाद क्या होता है, फिर टीन एज आता है हमारे पास, फिर उसके बाद यंग एज ग्रुप आता है थोड़ा सा, या मैं भी यंग एज ग्रुप को ही टीन एज ग्रुप बोलते हूँ, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो उसके बाद जो है हमारे पास क्या आता है, जैसे बोलते हैं अडल्ट एज ग्रुप आता है हमारे पास। तो हमारे पास क्या हो रहा है, एजेस के भी ग्रुप्स बन सकते हैं ना। तो इस तरह से जिन चीजों को फर्दर डिवाइड कर सके उनको कैटेगोरिकल्स डेटा बोलते हैं। ठीक है, अब एजुकेशन की बात की जाए तो हम बोलते हैं प्राइमरी विंग हो गया, सेकेंडरी विंग हो गया। ठीक है, सेकेंडरी विंग में हम लोग मींस बोलते हैं 10 तक, उसके बाद इंटरमीडिएट हो गया, फिर ग्रेजुएट हो गया, फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, चीजों को डिवाइड करना चाह रहे हैं। तो ये क्या हो गया, वो डेटा जो फर्दर डिवाइड हो सके उसको हम क्या बोलते हैं, कैटेगोरिकल डेटा बोलते हैं। राइट, तो अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, मैं चाह रहा था सिंपल कि मैं जो है हमारे पास जो क्लास है, उस जो पी क्लास है, पैसेंजर क्लास है, वो कितनी है हमारे पास, वो मुझे बता दो। हमारे पास मैं मालूम करना चाह रहा हूँ वो मीन्स कितनी यूनिक जो है हमारे पास पैसेंजर क्लासेस अवेलेबल हैं। तो मैंने क्या किया, टाइटैनिक डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स मीन जो अगर तीसरी क्लास का अगर मेरे पास और भी कोई एलिमेंट आएगा तो मैं उसका क्या करूंगा,
ड्रॉप कर दूंगा। और उसको मैंने बोला कि किस किस चीज के ऊपर तुमने करना है, किस कॉलम को देखते हुए तुमने करना है ड्रॉप डुप्लीकेट करना है, पी क्लास को। अगर पी क्लास में अगर कोई एक यूनिक वैल्यू आ गई तो उसको रख लेना, उसके अलावा अगर पी क्लास की कोई और वैल्यू आती है तो उसको क्या करना, ड्रॉप कर देना। ये चीज मैंने यहाँ पर बोली हुई है, ठीक है। तो अब लेट सपोज कि उसने पहले बोला कि 3 नंबर आया हमारे पास, तो 3 के बाद अगर जितनी भी 3 आए होंगे उसने क्या किया होगा, सबको ड्रॉप किया होगा। जैसे ही कोई यूनिक वैल्यू आई 1, मींस उसने बोला कि पहले 3 आई थी अब 1 आ गई जो डिफरेंट आ गई, तो उसने 1 भी रख ली। अब 3 और 1 का कोई भी जो रो में से कोई भी पी क्लास आ रही होगी तो उसको उन रोज को क्या करेगा, ड्रॉप कर देगा। जैसे ही 2 आई, अब मींस अब हमारे पास कितनी हो गई, 3, 1, 2, और क्लासेस अगर यूनिक 3 ही है तो 3 आएंगी, 5 हैं तो 5 आएंगी। अगर जेंट्स की बात की जाए, मेल और फीमेल 2 हैं तो 2 ही आएंगी। इस तरह से हम लोग बात कर सकते हैं। सर्वाइव के अंदर कितनी क्लासेस है हमारे पास, सर्वाइव और नॉट सर्वाइव 2 क्लासेस में तो 2 ही आएंगी हमारे पास। तो इस तरह क्या होगा, हम सब डिवीजन बता सकते हैं कि किस किस तरह की हमारे पास हो सकती हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को? एक क्वेश्चन है, जब आपने टाइटैनिक डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स करा तो इसने पूरे डेटा सेट पर ये परफॉर्म नहीं कर दिया? तो पूरे डेटा सेट पर परफॉर्म किया ना। तो डेटा सेट अब फिर से हमें ऊपर वाली सेल रन करनी पड़ेंगी या फिर नहीं, मैंने n प्लस इज इक्वल टू ट्रू नहीं किया हुआ। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। इसके अंदर आई थिंक आर्गुमेंट आता है इन प्लस, ठीक है। इन प्लस का आर्गुमेंट फॉल्स हुआ है बाय डिफॉल्ट। क्या है इसका आर्गुमेंट, क्या है, फॉल्स है। मींस आप ओरिजिनल डेटा को रेप्लिकेट नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हो, एक होती है हमारे पास डीप होती है, एक होती है डीप मेमोरी होती है, डीप और शेलो होती है हमारे पास। लाइक डीप वाली जो डीप, अब आगे मेरे को एग्जैक्ट वर्ड भूल गया जो हमारे पास कहलाता है उसका, डीप लर्निंग और शेलो लर्निंग बोलते हैं हम लोग, राइट। अब जो हमारे पास जो डीप होती है उसके अंदर फिजिकली जो डेटा होता है उसको वो चेंज कर देता है, और जो शेलो होती है उसमें वो क्या करता है, डेटा को चेंज नहीं करता, सिर्फ उस सेल के अंदर मौजूद रखता है। यहाँ पे उसने वो शेलो काम किया है, जिसने इसने टाइटैनिक के जो हमारे पास डेटा सेट है इसके एड्रेस पे जाके चेंज नहीं किया, लेकिन उसने क्या किया, इस सेल के अंदर सिर्फ चेंज करके यहाँ पर ही रखा है। अब अगर मैं इन प्लेस को ट्रू कर देता तो क्या करता है, इसके फिजिकल एड्रेस पर जहां पर टाइटैनिक का डेटा फ्रेम रखा हुआ है वहां जाकर भी डेटा को अपडेट करता और बोलता है कि अब तुम्हारी वैल्यूज होंगी वो यही रहेंगी। ओके, समझ आ गया, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब लेट्स सपोज कि मैं बात करता हूँ, मैं एक चीज बात करता हूँ कि मैं अपने जो क्लास है, क्लास में जो है मैं बात करता हूँ कि हमारे पास जो है मैं नेम पे जो है वो करता हूँ, ड्रॉप डुप्लीकेट्स करता हूँ, ठीक है। अब अगर मेरी क्लास में लेट्स सपोज 2 कासिम नाम के बंदे आ गए हैं, लाइक एक कासिम हसन है और एक जो है कासिम खान है, तो अगर मैं फर्स्ट नेम पे डुप्लीकेट करूंगा तो वो क्या करेगा, कासिम जो होगा बोलेगा कासिम है, तो दूसरा कासिम भी आ रहा होगा उसको भी ड्रॉप कर देगा। मीन अब तो दूसरा कासिम खान था, मीन वो कोई और कासिम था, कासिम हसन था वो कोई और कासिम था, ठीक है। तो अब क्या होता है, इस चीज को अवॉइड करने के लिए कि अगर हमारे पास रिप्लिकेट डेटा आ रहा है, जो जिस कॉलम पे हम लगा रहे हैं उसमें रिप्लिकेसी आ रही है, उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग साथ में कोई और कॉलम भी दे देते हैं, लाइक लास्ट नेम का दे देंगे। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, सिबलिंग्स दिया हुआ है। तो क्या हुआ, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अगर दोनों जो हैं सेम आ रहे हैं तो तुमने उसको ड्रॉप करना है, अगर डिफरेंट आ रहा है तो तुमने उस रो को रखना है। मींस हम लोग जो क्या कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, अपने जो जिसे बोलते हैं ना इनसाइट्स निकालना। कल मैं आप लोगों को क्या बोल रहा था कि भाई अपना इनसाइट्स देखना है कि डेटा के अंदर से वैल्यूज सही आ रही है या नहीं आ रही। अब लेट्स सपोज इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को दूं कि आपको जो है आपके बॉस ने बोला कि आप जो है हमें जो है ना वेदर का डाटा मालूम करके ला के देते, ठीक है। अब लेट्स सपोज मेरी तरह का नालायक बंदा था, उसने क्या किया कि उसने एक वीक का जो है वेदर का डाटा उठाया और उस पर जो है प्रेडिक्शन की, और उसके ऊपर जो नेक्स्ट वैल्यू आ रही थी उसने वो प्रेडिक्ट करके बता दी, और नंबर बढ़ाने के चक्कर में बॉस के पास जल्दी पहुंच गया कि भाई ये वैल्यू आ रही है मेरे पास, राइट। अब कोई जो है अच्छा बच्चा बैठा हो, लाइक जिसका थोड़ा एक्सपीरियंस हो, वो क्या करेगा, वो 7 दिन का डाटा रिलायबल नहीं होगा, लाइक, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो 1 महीने का डाटा लेगा जिसपे ज्यादा जल्दी और अच्छा प्रेडिक्शन आए। अब मुझे तो नहीं पता था, मैं नया मार्केट में गया हुआ, अब जो पहले का बैठा होगा वो अच्छी स्टेटिस्टिक्स निकालेगा। तो इसी तरह जितना अच्छा आपको डाटा पता होगा तो आप उतनी, अब जो जिस बंदे ने महीने के ऊपर अपना मॉडल ट्रेन करवा के वैल्यू निकाली होगी उसकी एक्यूरेट आ रही होगी। अब लेट्स सपोज यहीं पे अगर उस एग्जांपल को यहाँ पर रेप्लिकेट करूं, अगर मैं मुझ जैसा तेज तरार बंदा होगा, उसने क्या किया होगा, फर्स्ट नेम पे लगाया और सर को बोल दिया कि हमारे पास जो यूनिक बच्चे आए हैं क्लास में, लेट्स सपोज एडमिशन लेने के लिए आए हैं वो इतने हैं। अब
पीछे से एक और जो डेटा साइंटिस्ट था वो बैठा हुआ था, वो उसने दोनों पे लगाया, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पे लगाया, और वो सर के पास पहुंचा कि सर हमारे पास जो यूनिक स्टूडेंट है वो तो 30 है, अब मैं बोल रहा हूँ 25 है और वो बोल रहा है 30 है। अब क्या होगा, जब वो उसको रीचेक किया जाएगा अपर जो बोलते हैं ना अपर डिपार्टमेंट जो बैठेगा, वो जब चेक करेगा, अब जो 30 वाले की बात तो सही होगी, क्यों, उसने थोड़ा टाइम लगाया और मैं जल्दी के चक्कर में मैंने फर्स्ट नाम पे ही लगाकर आ गया हूँ। ठीक है, तो जब भी डेटा साइंस का कोई भी काम करना हो, डेटा एनालिटिक्स का कोई भी काम करना हो, तो जल्दबाजी नहीं करनी, ये चीज लर्निंग में रखनी है अपनी। ठीक है, आप बेशक स्लो काम करो लेकिन एक्यूरेट काम करो। आप जो फिगर्स आगे पास करो कि हमारे पास इतनी फिगर्स आई हैं या इतने नंबर्स आए हैं, वो एक्यूरेट होने चाहिए, नॉट के वो जल्दी देने चाहिए। जल्दी का नुकसान आपको होगा, अगर एक दफा आपका ट्रस्ट आपके बॉस का आपके ऊपर से हट गया, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जब भी तुम उसको कोई रिपोर्टिंग करोगे तो वो तुमसे बोलेगा कासिम देख लो तुमने जो चीज बोली है वो सही है या नहीं है, तो वो क्या करेगा, एक रिलायबिलिटी फैक्टर आएगा। ठीक है, तो इस तरह की चीज ये यहाँ पर ये चीज डालने का मकसद ही यही था कि आप लोगों को ये चीज भी समझ में आ जाए कि हम लोगों ने अपने डेटा को डिफरेंट एंगल से वैलिडेट करके जाना है, लाइक रिपोर्टिंग डायरेक्टली नहीं करनी हम लोगों ने। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, ड्रॉप डुप्लीकेट्स लगाया। लेट सपोज मैंने यहाँ पे पी क्लास और सिबलिंग्स पर लगा दिया। ठीक है, जब मैंने पी क्लास और सिबलिंग्स पर लगाया तो क्या करेगा, वो पहले पी क्लास को देखेगा और देखेगा सिबलिंग्स देखेगा। फिर अब देखे, अब यहाँ पे क्या हुआ है, 3 आया है और सिबलिंग 1 आया है। अब यहाँ पर क्या हुआ, 3 आया है और सिबलिंग 0 आया है। मीन्स जो दोनों अगर 3 और 1 की कोई और वैल्यू आती तो वो उसको ड्रॉप करता। अब 3 और 0 की वैल्यू आई तो उसने क्या किया, डिफरेंट हो गई, उसने उसको रख लिया अपने पास। अब 1 और 1 की वैल्यू आई, उसने रख लिया। अब 1 और 1 की कोई और वैल्यू आएगी, रो में आएगी, तो उसको ड्रॉप कर देगा। अगर 1 और 0 मींस डिफरेंट चीज आ गई तो क्या करेगा, रखेगा। सिंपल, इसको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पे अगर आप लोग अप्लाई करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी जो मैंने कहना चाह रहा हूँ। समझ में आई जो मैंने कहना चाह रहा था? ठीक है ना? यस सर। एक्चुअल में यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम था नहीं, तो इस वजह से फिर मैंने पी क्लास और सिबलिंग्स पे अप्लाई कर दिया। अदरवाइज जो इसकी बेस्ट एग्जांपल बनती है ना, वो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वाली बनती थी जो मैंने आप लोगों को दे दी। यस सर। अब आते हैं वैल्यूज काउंट के ऊपर। ठीक, अब वैल्यूज काउंट का फंक्शन जो हमारे सर बोलते हैं ना, सर कासिम जिनसे मैंने पढ़ा है, वो कहते हैं कि ये फंक्शन जो है ना जिंदगी में सुकून लाने के मुतरादिफ है। सर बोलते थे कि हम लोग जब काम करते थे तो मुझे नहीं पता था कि भाई जो वैल्यूज काउंट का जो फंक्शन है ये पांडास के अंदर अवेलेबल है। अब मुझे नहीं पता था पांडास के अंदर अवेलेबल है, लेकिन इसकी खासूसियात जो है ना बहुत अच्छी हैं। ठीक है, अब वैल्यूज काउंट सर बोलते हैं, मुझे अगर किसी का ना एज ग्रुप काउंट करना था अपने डेटा के अंदर से, तो मैं क्या करता था, मैनुअली सारा कोड करता था कि भाई हर कोड को तुम प्लस करो कितने काउंट्स आ रहे हैं, और जो टॉप के काउंट्स हैं, सबसे ज्यादा काउंट्स हैं, उनको टॉप पे रखो, और जो काम है उनसे नीचे 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 डिसेंडिंग ऑर्डर में रखो। बोलते थे कि मैं इस सबका मैनुअली कोड करता था। फिर बोलते हैं कि मैं जब 2-3 महीने जब मैंने डेटा एनालिटिक्स पे काम किया तो मुझे पता लगा कि जितना जो काम मैं 20 लाइंस में या 10 लाइंस में कर रहा हूँ, उसके लिए सिंपल पांडास के अंदर एक फंक्शन है जो क्या है, डॉट वैल्यूज अंडरस्कोर काउंट्स। तो अब वैल्यूज अंडरस्कोर काउंट्स क्या करता है, ये सिंपल यही काम करता है कि जितने भी हमारे पास एज ग्रुप होते हैं उनके काउंट्स लेता है, और जो काउंट सबसे ज्यादा होते हैं उनको टॉप पे रखता है, उससे जो कम होंगे वो उससे नीचे वाली रो में, उससे जो कम होंगे उससे नीचे वाली रो में होंगे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, टाइटैनिक्स के अंदर से एज के कॉलम के ऊपर वैल्यू काउंट्स लगाया, और मैंने पूछा कि मुझे बताओ कि कौन सी एज के सबसे ज्यादा लोग हैं हमारे पास। अब टाइटैनिक के अंदर जितने भी ज्यादा लोग होंगे वो कौन सी एज के होंगे वो ये बताएगा। तो हमारे पास पता लगा कि हमारे पास जो 24 साल के जो लोग थे टाइटैनिक में, जो हादसा था उसमें जो थे वो 30 लोग थे, 22 साल के जो लोग थे वो 27 थे, और 18 साल के जो लोग थे वो 26 थे, 28 साल के थे वो 25 थे। तो मीन्स हमें क्या चीज पता लगी, जो हमारे पास टीन एज के ग्रुप बच्चे थे, 18 से 25 साल के दरमियान के जो बच्चे थे वो ज्यादा थे एज कंपेयर टू अदर एज ग्रुप। समझ में आई सर? यहाँ लेकिन एज का जो वो जो कॉलम नेम है वो उसके नीचे क्यों आया? उसको तो लेफ्ट में होना चाहिए। हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं? क्या चीज? एज जो आ रही है कॉलम नेम, वो उसमें आ रहा है कि काउंट्स के ऊपर आ रहा है, जबकि एज को लेफ्ट पे आना चाहिए ना। आई डोंट थिंक इस तरह से, लाइक तो आप यहाँ बोलना चाह रहे हो ना कि यहाँ पर आएगा। यस यस। तो पहला तो वो इंडेक्स वाइज करेगा ना, लाइक हमारे पास हमेशा डेटा फ्रेम में सबसे पहले क्या होती है,
पहले हमारे पास इंडेक्स आता है, देन उससे आगे हमारे पास चीजें आती हैं। अब उसने क्या किया है, एज को इंडेक्स वाली जगह पर रखा है और एज के ऊपर किया है। लेट सपोज कि जो हम लोग करते हैं ना अपना, जब भी हम टेबल बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, टेबल का ऊपर नाम देखते हैं कि किस चीज के ऊपर किया है। अब जस्ट यहाँ पर जो हाईलाइट करके उसने बताने की कोशिश की है कि मैंने एज के ऊपर अप्लाई किया है, और एजेस तुम लोगों को पता है, तो तुमने वैल्यूज काउंट लगाए हैं, वो इंडेक्स पर आएंगे और उनके काउंट्स जो होंगे तुम्हारे पास उसके साथ ही आएंगे उसी रो के अंदर। ओके ओके। अब इसके अंदर जो है हमारे पास बाय डिफॉल्ट सॉर्ट जो होता है इसके अंदर ट्रू होता है, ठीक है। तो अब अगर ट्रू को हटा कर फॉल्स करोगे तो इसकी वैल्यू चेंज होगी। ट्रू में तो वही सेम आएंगी, लाइक हमारे पास जो ऊपर आई थी, हमारे पास 24 साल के 30 लोग थे, 22 साल के 27 लोग थे। 24 साल के 30 लोग थे, 22 साल के 27 लोग थे। तो मैं अगर यहाँ पर आकर मैं लेट सपोज यहाँ पर आता हूँ और शिफ्ट और टैब दबा के मैं इंटेलिजेंस लेने की कोशिश करता हूँ, तो इंटेलिजेंस क्या बोलेगी, बाय डिफॉल्ट जो उसका सॉर्ट है वो ट्रू है, ठीक है, सॉर्टिंग वो खुद ही करेगा, ठीक है। अब अगर मैं इस चीज को नीचे में रखा हुआ है ट्रू, तो मींस मैंने ऊपर वाले सेल में जो काम किया है और नीचे वाले सेल में जो काम किया उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ, मैंने दोनों जगह ट्रू रखा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको हटा के फॉल्स कर लेता हूँ। अब रैंडमली वो डाल रहा है, जितने एज के जो उसको पहले मिले वो उसने उस तरह से लगा दिए कि अब हमें पता नहीं है कि किस एज ग्रुप को सबसे ज्यादा है। तो जब भी हम रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं तो हम किसी हायरार्की के अंदर बताते हैं चीजें, तो इसलिए बेहतर इसी वजह था कि उन्होंने बाय डिफॉल्ट इसको क्या किया हुआ था, ट्रू किया हुआ, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सॉर्ट बाय डिफॉल्ट ट्रू, ताकि आप लोगों को याद रहे। अब नॉर्मलाइज का इसके अंदर है और वैल्यूज काउंट के अंदर हमारे पास एक और पैरामीटर आता है। लाइक मैंने आपको कल बताया कि मैं आपको इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है उसके अंदर कितने हमारे पास पैरामीटर्स अवेलेबल हैं, क्या क्या कीवर्ड्स आर्गुमेंट अवेलेबल हैं, तो ये आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके लिए मैंने शॉर्टकट आपको बताया था, शिफ्ट प्लस टैब दबा के आप लोग देखते रहेंगे। तो मींस सबसेट का तो आप लोगों के पास था ही, ठीक है। उसके बाद भूल का था, उस सॉरी नॉर्मलाइज का था, उसके बाद सॉर्ट का था, और उसके बाद असेंडिंग डिसेंडिंग था, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर नॉर्मलाइज का लगाया है। अब नॉर्मलाइज क्या काम करेगा, नॉर्मलाइज क्या करेगा, उसको रेशो में बताएगा। लाइक 100% में से कितने परसेंट लोग जो हैं वो 24 साल के हैं। यहाँ पर 30 लोग आए थे ना, लेकिन वो जो एज ग्रुप बनता है उसका कितने परसेंट बनते हैं, 42% बनते हैं। जो एज ग्रुप का जो हमारे पास 22 साल के हैं वो 37% लोग बनते हैं। मींस जो हम नॉर्मलाइज इक्वल टू ट्रू लगाएंगे वो उसको किस में बताएगा, हमारे पास डेटा को प्रोपोर्शन में बताएगा, मींस परसेंट में बताएगा। 25%, 50%, 100%। 25% आप कंफ्यूज हो जाएगा, मैं इसके आगे भी लिख लेता हूँ, 50% भी हो सकता है हमारे पास, 75% भी हो सकता है। तो इस तरह से वो हमें बताएगा, राइट। ये चीज समझ में आ गई, नॉर्मलाइज क्यों यूज करते हैं हम। यस सर। अभी तक आप लोगों ने जो चीज देखी वो आप लोगों ने क्या देखा, आप लोग वैल्यूज काउंट लगाते हो। उससे पहले आप लोगों ने क्या देखा, एग्रीगेशन किस तरह से लगाते हैं, ठीक है। उससे पहले आप लोगों ने थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स देखी थी, उससे पहले आप लोगों ने सब सेटिंग देखी थी, उससे पहले आप लोगों ने क्या देखी थी, सबसे फर्स्ट चीज हम लोगों ने क्या देखी थी, मुझे भी जहन में नहीं आ रही, स्लाइसिंग, सॉर्टिंग देखी थी आई थिंक, सॉर्टिंग है ना, हाँ सॉर्टिंग है, देन सब सेटिंग थी हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ, अब हम ग्रुप स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बात करते हैं। लाइक ऊपर हम लोगों ने क्या किया, एक एक जो कॉलम था उसके ऊपर बात की, तो इस तरह से। अब लेट्स सपोज कि मैं जो मेरे पास कैटेगोरिकल डेटा है, सेक्स का या जींस का जो डेटा है, इसके अंदर कितनी कैटेगरीज है मेरे पास, 2 है मेरे पास, एक मेल है और एक फीमेल है। अब मैं चाह रहा हूं कि मुझे मेल की स्टैटिस्टिक्स भी पता लगे कि मेल के अंदर कितने परसेंट है, और फीमेल की भी हमारे पास पता लगे कि कितने ही हमारे पास मीन है, मतलब मीन एज मींस एवरेज एज कितनी है ह्यूमंस के अंदर, एवरेज एज कितनी है फीमेल्स के अंदर, ठीक है।
तो अब क्या होगा, अब मैं क्या करूंगा, सिंपल जो काम करूंगा, मैंने पहले बोला, ठीक है, पहले मैंने टाइटैनिक लगाया, टाइटैनिक जो डेटा था उसके अंदर से मैंने सबसे पहले बताया जो जींस होगा तो मेल लेके आओगे, ठीक है, ये चीज याद रखना, पहले मेल लेके आओगे और किस कॉलम के ऊपर अप्लाई करने हैं हम लोगों ने अपना स्टैटिस्टिक्स वो बताया कि एज के ऊपर अप्लाई करना है। देन उसके साथ हम लोगों ने बताया कि मीन, एज के ऊपर मीन अप्लाई करोगे और वो मीन किन किन की एजेस होंगी जिनका जींस क्या होगा, मेल होगा हमारे पास। समझ में आ रही है? हेलो, और एक दफा रिपीट कर देना दोबारा प्लीज। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा कि हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने बोला है कि तुम मुझे एवरेज एज बताओ, एवरेज बताओ, किस चीज का, एज का बताओ, किन की एजेस का बताना है, मेल की एजेस का बताना है, मींस जिनका सेक्स या जेंडर क्या है हमारे पास मेल है, किस में से, टाइटैनिक के डेटा सेट में से। राइट, समझ में आई यहाँ पर चीज सबको कि मुझे एवरेज बताओ एजेस का उन जेंडर्स का जो मेल है किसके अंदर, टाइटैनिक के सेक्स, टाइटैनिक के अंदर, टाइटैनिक के डेटा सेट के अंदर। समझ में आई? क्लियर है सर। सिमिलरली मैंने ये बात की कि मुझे तुम बताओ, मीन बताओ एजेस का, किन का, उन जेंडर्स का जो क्या है, फीमेल्स हैं। राइट, अब ये चीज थोड़ी सी हेक्टिक हो गई ना आप लोगों के लिए। आप पहले, सबसे पहले आपको पता हो कि आपके पास किस कॉलम के अंदर कितनी कैटेगरीज हैं, फिर उन कैटेगरीज को यूज करते हुए आप जो काम करवाना चाह रहे हो फिर आप वो काम करोगे। लाइक ये आपके पास लाइन ऑफ कोड रिपीटिशन आना शुरू हो गया। लाइक ये मैंने एक लाइन ऑफ कोड मेल के लिए लिखा, एक लाइन ऑफ कोड मैंने फीमेल के लिए लिखा, तो क्या हुआ, हमारे पास लाइन ऑफ कोड ज्यादा होना शुरू हो गया। अब इस चीज को कवर अप करने के लिए जो हमारे पास जो चीज यूज होती है उसे बोलते हैं ग्रुप बाय। ठीक है, ग्रुप बाय क्या करता है अब, ठीक है, ग्रुप बाय क्या करेगा, वो खुद ही जाकर देखेगा कि जो हमने जो कॉलम उठाया है या जींस जो हमने उठाई है, जो कॉलम जो हमने उठाया है जेंडर है, मींस जींस है, उसके अंदर कितनी कैटेगरीज अवेलेबल है। ठीक है, अब वो क्या करेगा, उन कैटेगरीज को लिस्ट डाउन करके यूं लगा देगा। लाइक जो जींस का कॉलम है उसके अंदर दो कैटेगरीज थी, मेल है और फीमेल है। अब मैं बोलूंगा जो हमारे पास जींस की कैटेगरीज थी उन कैटेगरीज की जो एजेस हैं उनके ऊपर मीन लगा दो मुझे। ठीक है, अब इसने क्या किया, जो काम मैंने ऊपर 2 लाइनों में किया था, ग्रुप बाय ने उसको कितनी लाइंस में कर दिया, एक ही लाइन में कर दिया ना, एक ही लाइन में कर दिया, बिल्कुल आपका काम आसान हो गया। ठीक है, अब ग्रुप बाय क्या करता है, इसकी एक और दफा मैं रिपीट कर दूं, ग्रुप बाय जो होता है आपके जिस कॉलम पर अप्लाई करेंगे उस कॉलम के अंदर जितनी कैटेगरीज होंगी उन कैटेगरीज को फाइंड करेगा और उन कैटेगरीज के ऊपर आप किस कॉलम को यूज करते हुए क्या ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, उनकी जो वैल्यूज होगी या जो हमारे पास एग्रीगेशन होगी, जो भी अप्लाई करेंगे, फंक्शन अप्लाई करेंगे, उनकी जो हमारे पास रिजल्ट्स होंगे वो उनके सामने ला के रख देगा हमारे पास। ग्रुप बाय सिंपल इतना काम करता है। ठीक है, समझ में आ गई? यस सर। अब मैं थोड़ा सा ग्रुप बाय के अंदर एडवांस में जाऊंगा। इसको ठीक है। डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, अभी आप इसके ऊपर यूं लगाएं, कॉलम लगाएं और कॉलम लगा के pd डॉट डेटा फ्रेम लिखेंगे तो ये कॉलम में चेंज हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, जो आप लोगों के क्वेश्चंस है ना उनके भी मैं एक और कॉलम बना लेता हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम भी अगर कोई बंदा पूछ रहा हो तो हम लोग उसको बता सकें कि इसके अंदर हम लोगों ने किया क्या था। ठीक है, अब हमारे पास क्या आता है, ग्रुप बाय हम लोगों ने, हमें ये पता लग गया। लेकिन याद रखिएगा जब भी इससे पहले जो हम काम कर रहे थे, एक जो छोटी सी जो मीन्स मैं हमेशा आपको क्या बोलता हूँ, कंपेयर करके पढ़ना सीखे ना। तो अब इससे पहले जितना भी हम काम कर रहे थे वो जब भी काम कर रहे थे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज कर रहे थे। राइट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अपनी कंडीशन लिखते थे हम लोग, डेटा फ्रेम के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अपनी कंडीशन लिखी, उसके साथ उसका कॉलम लिखा और उसके ऊपर अप्लाई किया। याद रखिएगा जब भी ग्रुप बाय पे काम करेंगे, ग्रुप बाय के लिए हमेशा राउंड ब्रैकेट्स यूज होती हैं।
ठीक है, ये मिस्टेक मैंने बहुत दफा की थी। तो मैं अपने सर को बोलता था कि सर ये मेरा आंसर ही नहीं आ रहा, मतलब आपने जो पढ़ाया है वो किसी काम का ही नहीं है। तो मेरे को सर ने 2-3 दफा इस चीज पे टोका कि कासिम जो ब्रैकेट्स हैं उन पे ध्यान रखो, तुम ब्रैकेट्स गलत कर देते हो। लाइक छोटी छोटी गलती करते हैं और चीजें आंसर गलत आना शुरू होते हैं, आंसर आते नहीं है, एरर आना शुरू हो जाते हैं। तो फिर हम बोलते हैं कि यार सर ने पढ़ा था तब तो आ रहा था, अब मेरे पास नहीं आ रहा, मीन्स मेरे से हो रहा ही नहीं है। हो रहा नहीं होता मीन्स आप कोई बारीक सी छोटी सी गलती कर रहे होते हैं, तो आप अपने कोड को जब बिल्कुल कीनली ना ध्यान के साथ जब देखेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगी कि आप वो छोटी सी गलती क्या कर रहे हैं। सिंपल ये काम होता है। लेकिन अपने कॉन्सेप्ट जब क्लियर रखेंगे तो आपको पता होगा कि भाई अब इस जगह पर ये चीज यूज होने, तो आपको क्लियर होंगे। लाइक आपको क्लियर ही नहीं है कि भाई इस जगह पर राउंड ब्रैकेट्स यूज होने हैं या स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज होने हैं, तो फिर मसला है। पहले अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखें, फिर उसको देखेंगे कोई गलती कहां पर आ रही है, उसको डिटेक्ट करते जाएं। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, सिंपल यहां पर मैंने क्या किया, मल्टीपल जो है हमारे पास कॉलम्स ले आया मैं। ठीक है, अब मल्टीपल कॉलम्स कैसे, मैंने बोला कि मुझे बताओ वो मेल और फीमेल जो सरवाइव कर चुके हैं उनका काउंट कितना है, वो मेल और फीमेल जो सरवाइव नहीं कर चुके, कितने फोर्थ हो चुके हैं, उनका भी काउंट बताओ मुझे। मींस हमारे जो टाइटैनिक का हादसा था उसमें कितने मेल्स जिंदा रहे, कितने फीमेल जिंदा रहे, कितने मेल्स जिंदा रहे, कितने फीमेल जिंदा रहे, कितने मेल फोर्थ हो गए और कितनी फीमेल्स फोर्थ हो गई। अब आप देखो, आपसे 4 से 5 काम पूछे गए हैं किसी ने। ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं, किसी एक कैटेगरी पे लाया कर रहे हैं। अगर आपको पता है कि ग्रुप बाय का फंक्शन आपके पास है पांडास के अंदर, तो आप क्या करेंगे, फौरन उस चीज पर अप्लाई कर देंगे, राइट। तो अभी हमने क्या किया, हम लोग ने क्या किया, टाइटैनिक डॉट ग्रुप बाय किया कि भाई सर्वाइव्ड थी, इनका कंपैरिजन पूछ रहे हैं मुझसे, किसके साथ, जींस के साथ पूछ रहे हैं, मींस जेंडर के साथ पूछ रहे हैं, और क्या चीज पूछ रहे हैं कि कितने फोर्थ हुए, कितने नहीं फोर्थ हुए, इनका काउंट बता दो मुझे। ठीक है, तो तुमने सिंपल एक एज ग्रुप लिया, उसके ऊपर काउंट लगा दिया, जिसने तुम्हें ये रिजल्ट बता दिया कि तुम्हारे जो हैं कितना जींस कितने सरवाइव हुए, कितने सरवाइव नहीं हुए। समझ में आई? सर आ गई। ठीक है, अब यहां पर जी ये एज को काउंट किया है इसके बाद जी, लाइक एज को ना, उसने एज का जो फिगर होता है ना उसको प्लस नहीं किया या वो नहीं किया, एज नहीं बता रहा। यहाँ पर जो 64 शो कर रहा है ये एज को शो नहीं कर रहा, ये यहाँ पर 64 इस चीज को शो कर रहा है कि 64 जो है फीमेल औरतें जो हैं, खवातीन जो हैं, वो जो हैं 0 का मतलब क्या है, सरवाइव हो गई, और 1 का मतलब क्या है, फोर्थ हो गई, या इस तरह से है। ठीक है, तो समझ में आ गई। अब हमने क्या किया, एग्रीगेशन परफॉर्म की, एक हम लोगों ने इस्तेमाल किया। तो हम लोगों ने सिंपल डॉट काउंट का फंक्शन इस्तेमाल करके भी हम लोगों ने इजीली कर लिया। अभी हम लोगों ने ऊपर एग्रीगेशन पर पढ़ा है थोड़ा सा, 1 और मोर ऑपरेशन और सिंगल और मोर देन 1 कॉलम्स। तो क्यों ना हम लोग डॉट एग्रीगेशन का फंक्शन ही क्यों ना यूज करें, जो हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा है। अब डॉट एग्रीगेशन का जब फंक्शन यूज करते हैं, उसके अंदर मैंने सिंपल क्या किया, एक लिस्ट पास कर दी। अब लिस्ट जो है वो इस चीज को शो कर रही है कि कितने अकाउंट्स होंगे, उसका मिनिमम कितनी है, उसका मैक्सिमम कितना है। लाइक एज ग्रुप के अंदर मिनिमम एज का बच्चा कितना है, मैक्सिमम एज का बच्चा कितना है। मेल्स के अंदर मिनिमम एज का बच्चा कितना है, मैक्सिमम एज का बच्चा कितना है। ठीक है, अब मैंने जींस के कॉलम के ऊपर एज के फैक्टर को रखते हुए काउंट, मिनिमम और मैक्सिमम भी बताया। तो मेरे पास जो 3 सवाल थे मेल्स और फीमेल के लिए, टोटल 6 सवाल हो गए, उनका आंसर मैंने एक लाइन लिख के निकाल लिया। लाइक फीमेल्स 261 थी, और उनमें से जो सबसे कम जो थी वो 7 माह की थी। लाइक मैंने कल भी वही बात बताई थी, 0.5 0.7 इस चीज को शो कर रहा है कि वो 1 साल की भी नहीं है, लाइक 7 माह की हो सकती है। ये मैंने अपनी जो है ना, मतलब कॉमन सेंस को यूज करते हुए, या मतलब IQ लेवल को यूज करते हुए, जैसे बोलते हैं तुक्का लगा दिया मैंने यहाँ पर, तो ये इस तरह से हो सकता है। मैं भी या किसी ने यहाँ पर रॉन्ग इनपुट दिया हो, जिसको मैंने एजम्पशन ले लिया कि भाई 7 माह का हो गया। और मैक्सिमम एज की जो फीमेल थी, सबसे बड़ी जो फीमेल थी वहां पर खवातीन थी जो, वो 63 ईयर्स की थी। सिमिलरली ये हमारे पास मेल्स के लिए भी है। और अगर देखा जाए तो मेल्स एज कंपेयर टू फीमेल जो है हमारे पास जो है शिप पे ज्यादा थे। ठीक है, और सरवाइव भी जो है मेल ने कम किया है। ठीक है, अब
यहाँ पर हम लोग जो काम कर रहे थे, लाइक वो क्या कर रहे थे, किसी एक कॉलम के ऊपर हम लोग काम कर रहे थे। समझ में आई? पहले मैंने इस चीज को डबल किया, फिर मैंने इस चीज को ज्यादा किया, एक से ज्यादा किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जिस कॉलम के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं वो कॉलम्स मैंने एक से ज्यादा कर दिए। ठीक है, अब मैं जिन कॉलम्स के ऊपर अप्लाई करना चाह रहा हूँ वो मैंने क्या किया, एज कर दिया और सिबलिंग्स कर दिए। ठीक है, और मैंने बोला इनका मीन्स मुझे बता दो। तो सिंपल क्या होगा, यहाँ पर भी मैंने डबल कर दिया, यहाँ पर भी डबल कर दिया, और यहाँ पर जो फंक्शन मैंने अप्लाई किया वो मैंने सिंगल कर दिया, एक फंक्शन मैंने लगा दिया। मैंने बोला सर्वाइव और जो जीन्स है इसके ऊपर तुम क्या करो, ग्रुप बाय करो। लाइक पहले सर्वाइव जितने बंदे होंगे, सर्वाइव वाली मेल और फीमेल, नॉन सर्वाइव वाली मेल और फीमेल, इन पे तुम लोग पहले एक कॉलम्स बना लो। ठीक है, उनके ऊपर तुम फिर उनकी एजेस का क्या करो, मीन ले लो, फिर उसके सिबलिंग्स का कर लो, मीन ले लो। इसी तरह से सिमिलरली मैंने क्लासिफिकेशन करके ये डेटा सेट मैंने डेटा फ्रेम मैंने निकाल लिया। डेटा फ्रेम नहीं है, अभी डेटा फ्रेम बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब जब मैंने एक एक करके तीनों केस देख लिए, तो अब मैंने जो चौथा केस बनाया उसमें मैंने सब चीजें मल्टीपल रखी। अब ये कुछ नेक्स्ट लेवल की चीज हो गई हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास जो कॉलम ग्रुप बाय करने के लिए वो भी एक से ज्यादा है, जिन कॉलम्स के ऊपर हम लोगों ने ऑपरेशन परफॉर्म करना है या एग्रीगेशन परफॉर्म करनी है वो भी एक से ज्यादा है, और जो एग्रीगेशन हम लोगों ने परफॉर्म करनी है वो भी क्या है, एक से ज्यादा है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, सबसे पहले सिंपल वही काम हुआ कि हमारे पास जो ग्रुप बाय वाली जो लाइन होती है पहले इतनी सी रीड हुई कि हमारे पास क्या हुआ, ग्रुप बाय किस पे करना है, सर्वाइव और जेंस के ऊपर। सर्वाइव और जेंस के ऊपर उसने पहले सर्वाइव और नॉन सर्वाइव की कैटेगरी ढूंढी कि दो थी, उसने यहाँ रखी। फिर उसने देखा जेंस की कितनी कैटेगरीज है हमारे पास, दो हैं, दो हर एक के साथ दो बना लिए, दो सिंपल्स बना लिए। ठीक है, फिर उसने बोला कि अब एग्रीगेशन किस चीज पे मांग रहा है, उसने बोला एज के ऊपर और सिबलिंग के ऊपर एग्रीगेशन मांग रहा है। एज के ऊपर भी 3 एग्रीगेशन मांग रहा है और सिबलिंग के ऊपर भी 3 एग्रीगेशन मांग रहा है। तो उसने क्या किया, ऊपर एज रखा, उसके नीचे जो उसकी एग्रीगेशन थी 3 वो रखी, जो हमारे पास कॉलम था सिबलिंग वाला वो रखा, और उसके नीचे तो उसकी एग्रीगेशन के जो ऑपरेशंस थे वो 3 रखे, और उस तरह से उसने उनको निकाल के ले आया। लाइक एज के 3 ऑपरेशंस ये रहे, सिबलिंग्स के 3 ऑपरेशंस ये वाले हैं। ठीक है, होप सो समझ में आ गया आप लोगों को। आ गया। लाइक इतना डिटेल में मैं जाकर करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों की लर्निंग हो। लाइक जो मेरा मोटिव था वर्कशॉप्स करवाने का वो पूरा हो जाए कि आप लोग लर्न करो यहाँ से। ठीक है, सर आगे अब हम ठीक है, अब हमारे पास पिवट टेबल्स को किसने यूज किया है, लाइक एक्सेल में किसी ने यूज किया या स्प्रेडशीट्स में किसी ने यूज किया? एक्सेल में किया है सर। जी सर, ये बिल्कुल उसी तरीके से। ठीक है, जो काम हम ग्रुप बाय के अंदर करते हैं सेम का सेम वही काम हम पिवट टेबल से भी कर सकते हैं, बस स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होगा। जो काम ग्रुप बाय से कर सकते हो उसको पिवट टेबल से करने का थोड़ा सा तरीका चेंज है, इसके अलावा इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब पिवट टेबल के अंदर हमारे पास जितने भी हमारे पास जो होते हैं ना पैरामीटर्स जो होते हैं वो ये वाले हमारे पास हैं, लाइक वैल्यूज का, इंडेक्स का, कॉलम का, एक फंक्शन का, फिल लेने का, मार्जिन का, ड्रॉप लेने का, मार्जिन नेम्स का, और ऑब्जर्व्ड का। ठीक है, ये हमारे पास पैरामीटर्स हैं। अब मैं इनके अंदर से कुछ पैरामीटर्स पे काम करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से इनको हम लोग यूज करते हैं। सिंपली पहले थोड़ा सा रिकैप दिया हुआ है कि हम लोग ग्रुप बाय किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। कि ग्रुप बाय का मकसद क्या होता है कि इसके अंदर जितनी कैटेगरीज हैं वो निकालो और इस कॉलम के ऊपर अप्लाई करो, क्या फंक्शन अप्लाई करो, मीन का फंक्शन अप्लाई करो, ये ग्रुप बाय वाला काम करता है। राइट, यहाँ तक समझ में आ गई सबको? ग्रुप बाय तो पढ़ा हुआ था हम लोगों ने। सर आ गई। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं इसी काम को पिवट टेबल से करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने याद रखा था कि कंपेरिजन्स कि हम लोग जब वैसे फंक्शन कॉल कर रहे होते हैं टाइटैनिक लगा के तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं, ग्रुप बाय के लिए राउंड ब्रैकेट्स यूज करते हैं। सिमिलरली पिवट टेबल के लिए भी हम लोग राउंड ब्रैकेट्स यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, टाइटैनिक डॉट पिवट टेबल कॉल किया और उसकी राउंड ब्रैकेट्स लगाई। उसके अंदर हम लोग जो है पैरामीटर्स जो पास करेंगे वो ये चीज डिफाइन करेंगे कि किस तरह से हम लोग बनाना चाह रहे हैं। ठीक है सर, इसके अंदर वेरिएबल जो है वो एज होगा और ऑब्जर्वेशन सेक्स होगा ना? जी,
अब यहाँ पर इसकी जो ये चीज जो लिखी हुई है ना, मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, लाइक वैल्यूज आर्गुमेंट इज द कॉलम दैट यू वांट टू समराइज, मींस वो कॉलम है जिसके ऊपर हम लोग समरी निकालना चाह रहे हैं। वैल्यूज क्या करता है, वो कॉलम है जिसके ऊपर मैं समरी निकालना चाह रहा हूँ। लाइक एज का वो कॉलम जिसके ऊपर मैं अपनी समरी या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहा हूँ। ठीक है यार, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके मैं लिख दूं कि ऑपरेशन, ठीक है, हमारे पास वो कॉलम होगा जिसके ऊपर हम समराइज करना चाह रहे हैं, या वो कॉलम जिसके ऊपर हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं। समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, अब इंडेक्स का कॉलम क्या होगा? इंडेक्स का कॉलम इज द कॉलम दैट यू वांट टू ग्रुप बाय, जिसके तहत आप ग्रुप बाय करना चाह रहे हो। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे जींस का जो हमने कॉलम था उसके थ्रू ग्रुप बाय किया है। अब यहाँ पर उसको इंडेक्स का पैरामीटर देके बताया कि भाई इसके थ्रू तुमने ग्रुप बाय करना है, इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और बाय डिफॉल्ट जो होता है इसके अंदर जो हमारे पास ऑपरेशन परफॉर्म होता है, जो एग्रीगेशन का फंक्शन परफॉर्म होता है, वो क्या होता है? मीन होता है। बाय डिफॉल्ट टेक द मीन वैल्यूज। मैं यहाँ पर मीन को थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं आप लोगों के सामने। ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या करता है, वो मीन लेता है अपने पास, np डॉट मीन करता है। ठीक है, अब मैं दिखा देता हूं इस चीज को आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिकली। ठीक है, मैं आप लोगों को ये चीज आप लोगों के सामने बार बार इसी वजह से खोलता हूँ, इंटेलिजेंस को इस वजह से यूज करता हूँ ताकि आप लोगों का भी ये चीज समझ में आ जाए कि हम लोगों ने भी इसी तरह से इंटेलिजेंस यूज करनी है। ये दी ही इसलिए गई है कि आप इसको यूज करें, अपने एनालिटिक्स को फास्ट करें। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, तो जो चीज उन्होंने यहाँ बोली बाय डिफॉल्ट क्या होता है, मीन अप्लाई हुआ होता है। मैं इसको सिर्फ वैलिडेट करने के लिए ओपन किया कि आया इसके अंदर जो बोला गया है वो चीज सही है या नहीं। तो एक फंक्शन मैंने चेक किया, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट क्या इस्तेमाल हुआ है, मीन ही हुआ है। मींस बाय डिफॉल्ट अगर मैं कोई पैरामीटर नहीं पास करूंगा ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, मीन करेगा। अब जो यहाँ पर मेरे को डॉट मीन लिखना पड़ रहा था, अगर मुझे मीन निकालना है तो मुझे यहाँ पर वो डॉट मीन लिखने की जरूरत भी नहीं है, मुझे पता होना चाहिए बाय डिफॉल्ट मीन निकलेगा यहाँ पर। ठीक है, अब जब मैं इसको रन करूंगा, वहां पर क्या होता था, हमारे पास डेटा फ्रेम नहीं आता था, यहाँ पर हमारे पास आई थिंक डेटा फ्रेम आता है। तो इसकी अगर मैं टाइप चेक करूं तो क्या होगा, हमारे पास डेटा फ्रेम आता है, ऊपर डेटा फ्रेम नहीं आ रहा था हमारे पास, राइट। इसको भी मैं चेक करा देता हूँ आप लोगों को, इसकी डेटा टाइप क्या है, क्योंकि लर्निंग फेज में मैं खुद भी सीख रहा होता हूँ साथ साथ। ये सीरीज में आ रहा है, राइट। ग्रुप बाय जो हमें रिटर्न करता है वो क्या करता है, एक नई चीज हम लोगों ने सीखी, ग्रुप बाय जो हमें रिटर्न करता है वो सीरीज करता है। और डिफरेंस एक और हमें पता लगा, ग्रुप बाय जो भी चीज हमें रिटर्न करेगा वो क्या करेगा, सीरीज में करेगा। सर लेकिन अगर ग्रुप बाय में 2 आर्गुमेंट्स हो और उसके बाद वाले स्क्वायर ब्रैकेट्स में भी 2, तो वो डेटा फ्रेम में कर रहा था जी। तो ये हम लोगों ने एक लर्निंग फेज के अंदर चले गए। ठीक है, तो ये अगर डिफरेंस लिखना चाह रहे हो तो देखो, तुम एनालिटिक्स खुद करना चाह रहे हो। अब देखो हम लोगों ने ऊपर इसके अंदर निकाले भी थे, जो बात अब्दुल्ला आपने बोला, नहीं अनवर जैसा अनवर भाई ने जो बात बोली कि भाई अगर एक से ज्यादा कॉलम होता है तो वो डेटा फ्रेम रिटर्न करना शुरू हो जाता है। तो अब आप लोगों को एक और डिफरेंस भी पता लगा कि जब हमारे पास नहीं एक से ज्यादा कॉलम पे हमारे पास आ रही है, तो ये हम असम्पशन नहीं बना सकते कि गलत करेंगे, रिपीट करके अगर असम्पशन की तरफ जाएंगे ना, तो आप लोग ये चीज समझ जाएं, जब भी इस तरह से रैंडमली हमारे पास आ रहा हो तो इसकी डेटा टाइप क्या होगी, हमारे पास सीरीज में होगी, अदरवाइज क्या होगी, डेटा फ्रेम होगी जो हमारे पास इस तरह से आ रहा होगा डेटा। ठीक है, तो असम्पशन हम लोग नहीं बनाते, असम्पशन गलत है हमारी। ठीक है, तो इस पर इतना ही रखते हैं अभी फिलहाल। अब क्या कर रहे हैं, लेट्स सपोज मैं चाह रहा हूं कि मैं मीन की जगह मीडियन इस्तेमाल करूं, तो मैं क्या करूंगा, तो मैंने क्या किया, एक फंक्शन का जो हमारे पास पैरामीटर था उसको कॉल किया। कॉल करने के बाद बोला कि भाई आइडेंटिफाई किया कि np डॉट मीन इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये अप्लाई सेल रन होगा या नहीं होगा, यह सेल रन होगा या नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, सर नंपाई एनपी लगाया हुआ है शायद इस वजह से। नंपाई आई थिंक हम लोगों ने कॉल अगर किया हुआ शुरू में तो फिर होगा क्योंकि नंपाई हम लोगों ने चलाया वैसे। ठीक है, मैं यही देखना चाह रहा था कि हम लोगों ने नंपाई कॉल किया हुआ है या नहीं किया हुआ, तो किया हुआ है तो इंशाल्लाह वो सेल भी रन हो जाएगा हमारा। ठीक है, हम यहाँ पर थे,
तो हम इस सेल को रन करेंगे। अगर हमारे पास NP ना होता तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता, ये एरर आता। मेरे पास ये 2-3 दफा आया था, मैंने इस तरह की गलती की थी, तो इस वजह से मुझे याद है कि भाई NP रन हुआ होगा तो ये रन होगा, अदरवाइज ये रन नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास सेम वही चीज आ गई, किसके ऊपर, मीडियन के ऊपर आ गई, रिपीटेटिव वैल्यूज के ऊपर आ गई। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूं कि मैं एग्रीगेशन फंक्शंस जो हैं वो एक से ज्यादा इस्तेमाल करूं, तो क्या होगा, अब एक से ज्यादा एग्रीगेशन फंक्शन इस्तेमाल करने हैं तो हमें लिस्ट बनाकर देनी पड़ेगी। और हमने यहाँ पे क्या किया, लिस्ट बनाई है, जिसने बताया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन एज की, मीडियन एज के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं ना, और उसने ग्रुप बाय कर दिया जेंडर से, तो उसने हमें ये एक टेबल रिटर्न कर दिया, जो डेटा फ्रेम है हमारे पास, मल्टीपल स्टैटिस्टिक्स। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक से ज्यादा वेरिएबल्स के ऊपर जा रहे हैं। ठीक, जब हम लोग एक से ज्यादा वेरिएबल्स के ऊपर जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, अब कैसे देंगे, लेट सपोज ऊपर ग्रुप बाय के अंदर तो हम क्या करते थे कि हम लोग वो जो ब्रैकेट यूज की उसके अंदर ही हम लोग क्या करते थे, लिस्ट पास करते थे, तो हमारे पास 2 कॉलम चले जाते थे। ठीक है, अब व्हाट इफ अगर मैं इसके अंदर एक से ज्यादा कॉलम पास करने की कोशिश करूंगा तो कैसे होगा, लाइक ऊपर हम लोगों ने सर्वाइव और जिन्स के ऊपर किया था तो हो गया था। अब यहाँ पर अगर हम काम करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमें एक कॉलम का पैरामीटर देना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि इसके साथ इसको भी रखो ग्रुप बाय के अंदर। ठीक है, समझ में आई, इसके साथ इसको भी रखो ग्रुप बाय में, और इसके ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो एज के ऊपर परफॉर्म करना है, जो काम हम लोगों ने ग्रुप बाय के थ्रू इस तरह से किया था, लाइक जेन्स और इसके ऊपर काम किया था ना हम लोगों ने। यस सर। ठीक है, अब यही चीज हम लोगों ने यहाँ पर बताई कि हम लोगों ने बोला कि कॉलम जो है ना ग्रुप बाय के लिए, वो तुमने साथ में दूसरा जो रखना है वो कौन सा रखना है, एक जिन्स का रखना है और एक सर्वाइव्ड का रखना है, लेकिन एग्रीगेशन करके तुमने किस पे देनी है, एज पे देनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब लेट सपोज मैं इस सेल को करता हूं और इस सेल को कमेंट कर देता हूं। ठीक है, और मैं यहाँ अनस्टेक हटा देता हूं। कोई चीज आ रही है जो ऊपर आप लोगों के पास आई थी, सर्वाइव्ड और जिन्स के ऊपर, जो क्या था, जिंदा थे या नहीं थे, मेल और फीमेल, और इसी तरह जो मर गए थे मेल और फीमेल, उन पे हमारे पास स्टैटिस्टिक्स आई थी। अब मैं आपको अगर इसके ऊपर कंट्रोल Z कर दूं और मैं एक्चुअल में आपको एक जो छोटी सी चीज है वो दिखाना चाह रहा हूँ, जो मैं आप लोगों को विजुलाइज कराना चाह रहा हूँ कि क्या हो रहा है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास सर्वाइव जो है यूं रो बन रही है, उसके नीचे ही हमारे पास जेंडर का मंत्र है जो यूं आ रहा है हमारे पास। ठीक है, अब पिवट टेबल जो है क्या करता है कि हमारे पास जितने भी हम लोगों ने ग्रुप बाय करने के लिए जो कॉलम्स ने बताए होते हैं वो उनको यूं रखता है, एक को यूं रखेगा और एक को यूं रखेगा और उन पे काम करेगा। मींस एक को रो वाइज रखेगा, कॉलम वाइज रखेगा, और एक को रो वाइज रखेगा, इस पे काम करेगा। अगर मुझे सेम काम ग्रुप बाय के थ्रू करवाना है तो मुझे अनस्टैक का फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा जो सेम इसी तरह रिटर्न करेगा। ठीक है, अब अनस्टैक वाले ने क्या किया, जेंडर को ऊपर रखा, जबकि पिवट टेबल ने क्या था, सर्वाइव को ऊपर रखा हुआ था। काम तो वही किया ना उसने, समझ में आई? यस सर, आ गया। यस सर। जो चीज मैं आप लोगों को पॉइंट आउट कराना चाह रहा था वो सिंपल ये चीज थी कि अनस्टैक यूज किया हुआ है, कि अगर हम लोग अनस्टैक यूज करेंगे ग्रुप बाय के ऊपर, जब हम रोज के अंदर एक फंक्शन लगाना चाह रहे हैं और कॉलम्स के अंदर दूसरा लगाना चाह रहे हैं, इस तरह से अगर नहीं लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो डाटा सेट रिजल्ट आएगा वो आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब लेट्स सपोज कि मेरे पास कुछ मिसिंग वैल्यूज आती हैं। ठीक है, अब मिसिंग वैल्यूज की कंडीशन यहाँ पे बन नहीं रही थी, तो क्योंकि मेरे पास एग्जांपल इस तरह की थी। अब जो असाइनमेंट में आप लोगों को दे रहा हूँ, डॉग्स की एग्जांपल दूंगा। डॉग्स का डाटा सेट मैंने आप लोगों को दिया हुआ है अपने गिटहब के ऊपर, उसके अंदर उस पर आप काम जब करेंगे तो उसके अंदर स्टैटिस्टिक्स काम करते हुए हमारे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आते हैं। मैं आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, कुछ हमारे पास जो वैल्यूज होंगी वो NaNR होंगी, खाली आ रही होंगी। ये केस यहाँ पर नहीं बना था हमारे पास। ठीक है, एक्सप्लिसिट केस था हमारे पास कि सारी वैल्यूज हमारे पास आ रही थी, तो हमारे पास फेल रहने का मैंने कीवर्ड इस्तेमाल किया, लेकिन उसने कुछ काम नहीं किया क्योंकि वैल्यूज ऑलरेडी सारी आ रही हैं। अगर जब आप लोग जो होमवर्क दिया हुआ है उसके अंदर जब काम करेंगे तो NaN करके वैल्यूज आएंगी। ठीक है,
जब उन n वैल्यूज को आप लोगों को हटाना होगा तो आप फिल वैल्यूज का जो है कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे और इक्वल टू 0 करेंगे तो वो क्या करेगा, वो उन वैल्यूज को 0 कर देगा ताकि आपका जो ऑपरेशन आप इसके ऊपर अप्लाई करें वो सही आए हमारे पास। ठीक है, ये होमवर्क के पर्सपेक्टिव से था, थोड़ा सा एडिशनल था, तभी मैंने आप लोगों को बता दिया ताकि आपको पता हो असाइनमेंट करते हुए कि फिल वैल्यूज का फंक्शन क्या काम करेगा, सॉरी फिल वैल्यूज का पैरामीटर क्या काम करेगा हमारे लिए। समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, अब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि मैं इन सब के ऊपर कुछ जो है हमारे पास मार्जिन लगाना चाह रहा हूँ, मार्जिन का कीवर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब मार्जिन का कीवर्ड जब ट्रू होगा तो ये बताएगा जो आपका जो डेटा सेट है या मल्टीपल डेटा सेट्स हैं या एंटायर जो ग्रुप है या वेरिएबल जो भी चीज है उसका मीन बताएगा आपको। ठीक है, लाइक मार्जिन अगर ट्रू करेंगे तो वो आपका रो एंड कॉलम वाइज उसका मीन बताएगा एक न्यू कॉलम को एडिशन करते हुए। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैंने बोला कि वैल्यूज के ग्रुप के ऊपर आपने एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इंडेक्स जो है आपका ग्रुप बाय है और साथ में जो हमारे पास ग्रुप बाय का कॉलम है वो क्या है, सर्वाइव्ड है। वैल्यूज जो कुछ अगर आती हैं तो उनको फिल कर देना है 0 से और मार्जिन का करना है ट्रू कर देना है। अब मार्जिन ट्रू करने का मतलब ये है कि आप उसकी रो एंड कॉलम वाइज कुछ जो है मीन लेना चाह रहे हो। मार्जिन जो है बाय डिफॉल्ट क्या करता है, आपको मीन निकाल कर देता है रो वाइज एंड कॉलम वाइज। ठीक है, और वो किस तरह आपको रिजल्ट में देगा, वो एक आपको क्या करेगा, वो आपका कॉलम वाइज भी एक कॉलम ऐड करेगा जिसका नाम ऑल रखेगा और रो वाइज भी एक कॉलम ऐड करेगा जिसका नाम ऑल रखेगा। ठीक है, अब क्या करेगा, रो वाइज अगर सम निकालना होगा तो ये वाली वैल्यूज जो 0 पर है, ये वाली वैल्यू जो 1 कॉलम पर है, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करेगा तो आपके पास जो आएगी मीन वो ये आएगा। ठीक है, अब जो मेल के लिए है उस वैल्यू को प्लस करेगा और इस वैल्यू को प्लस करेगा डिवाइडेड बाय 2 करेगा। मीन मींस एवरेज होता है, तो उसको जब डिवाइड करेगा तो ये एवरेज आएगी हमारे पास। और अगर कॉलम वाइज करेगा तो इसको और इसको प्लस करेगा डिवाइडेड बाय 2 करेगा तो ये एवरेज आएगी, इसको और इसको प्लस करेगा डिवाइडेड बाय 2 करेगा तो ये एवरेज आएगी आपके पास। ठीक है, तो क्या कर रहा है मार्जिन का, क्या कर रहा है वो आपको रोज एंड कॉलम के साथ एक न्यू कॉलम जो है ऑल का नाम से एडिशन करता है जिसके अंदर वो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, मीन निकालता है आप लोगों का। ठीक है, अब मैं जो है कॉलम का जो नाम है वो मैं हटा के ऑल हटा के मैं बताना चाह रहा हूं कि तुम मीन हटा के क्या करो, उसको जो ऑल का नाम है उसको हटा के तुम लिखो मीन लिखो उसका। ठीक है, अब अगर मैं ऑल हटाओ नाम बताना चाह रहा हूं कि भाई जो अब हमारा कॉलम आएगा उसका नाम तुम मीन रखोगे तो क्या होगा, एक कॉलम नेम का पैरामीटर पास करूंगा जो क्या करेगा इसका मीन, इसके जो कॉलम का नाम होगा ऑल को हटा के क्या करेगा, मीन कर देगा। सिंपल। ठीक है, अब आप लोगों का जो असाइनमेंट है वो सिंपल सा है, कुछ इस तरह का है कि आप लोगों ने असाइनमेंट परफॉर्म करना है। डॉक्स का डेटा सेट मैं आप लोगों को दे रहा हूं और डॉक्स के डेटा सेट के अंदर अगर आप मेरी नोटबुक को फॉलो करेंगे आप वो सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं जो मैंने आप लोगों को यहाँ पढ़ाए हैं। ठीक है, सिंपल ये काम करना है, आपने एक साइड पे मेरी नोटबुक खोल कर रखनी है, दूसरी साइड पे अपनी नोटबुक खोल कर रखनी है। मेरी नोटबुक टाइटेनिक के डेटा सेट पे बनी हुई है, आपने जो नोटबुक क्रिएट करनी है वो आप लोगों ने डॉक्स के डेटा सेट के ऊपर क्रिएट करनी है। लाइक आप लोगों ने सबसे पहले जो इंपोर्ट ही करवानी है वो क्या करना है, डॉक्स का डेटा सेट करवाना है। ठीक है, अगर आपके पास लेट्स सपोज बीच में कहीं पर कुछ एरर आता है तो आप लोगों ने उसको छोड़ देना है, उस चीज से अगले स्टेप में जो कुछ वैल्यूज हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं वो कर लेना और कल के दिन के अंदर कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को अभी तक जो है 2 असाइनमेंट्स दिए हैं और मैंने असाइनमेंट्स के लिए एक जो है अपना गिटहब के ऊपर असाइनमेंट का जो है मैंने ब्रांच भी बना ली है। आप लोगों को उस ब्रांच के अंदर अपना असाइनमेंट फिल करके अपने नाम के साथ पुश करना है। मैं दिखाता हूं अभी आप लोगों को। लाइक ये जो आपका जो असाइनमेंट जमा कराना होगा, लाइक ये तो सिंपल, जो मुझे फायदा कोई भी नहीं है। एक जो मुझे फायदा वो ये है कि आप जो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स जो वर्कशॉप्स के होंगे वो मेरे पास आ जाएंगे कि एक्टिव लोग कौन कौन थे जिन्होंने असाइनमेंट्स भी जमा कराए। ठीक है, जब मैं नेक्स्ट वर्कशॉप्स कराऊंगा उसके अंदर भी कुछ एक्टिव लोग आ रहे होंगे, जो लोग कॉन्स्टेंटली एक्टिवली पढ़ रहे होंगे, चीजों को काम कर रहे होंगे, फायदा तो उनका ही होगा।
लेकिन एट द एंड जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, प्रोजेक्ट के अंदर मैं उन लोगों को अपॉर्चुनिटीज दूंगा कि आपको एडिशनल टास्क दूंगा, मैं उनको टास्क लीडर बना सकता हूँ, उनको टास्क की अपॉर्चुनिटीज दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे उन पर इतना कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ इन लोगों ने मेरी वर्कशॉप्स ली हैं तो अब ये और लोगों को भी लीड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिले और जो बंदा भी लीड बनेगा उसको रिकग्निशन मेरे पेज पे मिलती है, ठीक है, मैं अपने पेज के ऊपर उस बंदे का नाम लिख के बताता हूँ कि भाई हाँ ये बंदा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन इन प्रोजेक्ट जो है वो आपके असाइनमेंट से लीड करेगी, और असाइनमेंट जो है वो बाय डिफॉल्ट फायदा आप लोगों को ही दे रहे होंगे। ठीक है, अब जो फर्स्ट असाइनमेंट था हमारा, मैं एनीवन डिस्क्राइब द फर्स्ट असाइनमेंट। ठीक है, अब जो फर्स्ट असाइनमेंट था मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ कि फर्स्ट असाइनमेंट मैंने क्या दिया था। फर्स्ट असाइनमेंट मैंने ये दिया था कि जो मैंने डे 1 के अंदर आपको नोटबुक कराई थी उसके अंदर मैंने कुछ नीचे असाइनमेंट्स लिखा था, सेल्फ असाइनमेंट के नाम से मैंने कुछ जो है ना आपको डेटा सेल्स जो है मैंने लिख के कोड करके दिए हुए थे। तो वहां पर मैंने आपको जो एनालाइज करने की पैटर्न रखा, मैंने आप लोगों को एनालाइज करने का पैटर्न रखा, वो ये रखा कि आप लोगों ने उस कोड को समझना है, उस कोड के नीचे एक और सेल क्रिएट करना है और उस सेल के अंदर जो आपने समझा है उसको इंग्लिश में लिखना है। ठीक है, इंग्लिश में नहीं लिखो, आप पाकिस्तानी हो, इंग्लिश नहीं आती, रोमन इंग्लिश, रोमन उर्दू में लिख लो, रोमन इंग्लिश में लिख दो कि इसके अंदर क्या काम किया है, मैं पढ़ लूंगा, मैं एवेल्युएट भी कर लूंगा इस चीज को। ठीक है, समझ में आ गई आपको? और मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ अपने पास जो हमारे पास जो है गिटहब है। गिटहब का आप लोगों को याद होगा वो मेरी क्या गिटहब है और क्या चीज है। ठीक है सर, आपने एनवायरनमेंट क्रिएट करने का एक दफा बोला था लेकिन वो कभी हुआ नहीं यार। एनवायरनमेंट का वो मैंने पॉइंट आउट करके लिख के रखा हुआ है अपने पास। गिटहब का भी आप लोगों ने बोला था, मैंने गिटहब का भी लिख के रखा हुआ है, क्योंकि मेरे पास जो एडिशनल टास्क आ रहे हैं मैं वर्कशॉप सीरीज को भी फॉलो कर रहा हूँ और मैं ऑलरेडी इस चीज में भी थोड़ा सा पीछे चल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से, जैसे मेरा ईडीए खत्म होगा पांडास को मैं कंप्लीटली पढ़ा दूंगा, मैं आप लोगों को एनवायरनमेंट बनाना भी सिखाऊंगा, एक दिन की क्लास रख के मैं आप लोगों को गिटहब भी चलाना सिखाऊंगा। ठीक है, यही दो चीजें बोली थी ना मैंने अभी तक, तो ये दो चीजें मैं फुलफिल करूंगा आप लोगों को। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को सिंपल एक तरीका बता रहा हूँ कि असाइनमेंट्स जमा किस तरह से करवाने हैं। मेरे पास 10 मिनट है अभी। ठीक है, तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, अपनी गिटहब खोलनी है, अपनी गिटहब की गिटहब का अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद आप सब लोगों ने यहाँ से फोर्क कर लेना है। जब सब लोग फोर्क करेंगे तो ये मेरी वाली रेपोजिटरी होगी, ये उनके पास उनके नाम से आएगी, लाइक उनका नाम लिखा होगा और आगे वो रेपोजिटरी का नाम लिखा होगा कि भाई ये रेपोजिटरी आई होगी, और नीचे यहाँ पर लिखा होगा छोटा छोटा करके कि आपने ये रेपोजिटरी फोर्क की है। ठीक है, अगर कोई बंदा मुझे अपना अकाउंट देता है तो मैं इसको अभी लाइव करके दिखा सकता हूँ, लाइक मैं अपने अकाउंट पर तो नहीं दिखा सकता कोई चीज़ करके, लेकिन छोड़ो इस चीज़ को, मैं कल कुछ अरेंज करके मैं आप लोगों को दिखा दूंगा क्यों किसी का मैं अकाउंट पासवर्ड ले लूँ। ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पास कुछ आपके पास यहाँ पे लिखा आएगा फोर्क फ्रॉम कासिम हसन, कि आपने कासिम हसन से इसको फोर्क किया है। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ, मेरे पास अगर कोई फोर्क की हुई रिपोजिटरी है तो मैं दिखा देता हूँ। और की हुई रिपोजिटरी, ठीक है, मैंने ये की हुई, मैंने क्या किया, वो फोर्क फ्रॉम इंजीनियर कासिम जो मेरे टीचर थे, मैंने उनसे रिपोजिटरी फोर्क की हुई थी एक। ठीक है, तो जब भी आप लोग फोर्क करेंगे पीछे आप लोगों का नाम आएगा, आगे रिपोजिटरी का नाम आएगा, नीचे लिखा हुआ आएगा कि आपने किस बंदे से ये रिपोजिटरी ली है। ठीक है, उस बंदे की रिपोजिटरी आपने फोर्क की होगी। ठीक है, इसी तरह आप लोगों का भी नाम लिखा हुआ आएगा। तो जब आप लोगों के पास इस तरह फोर्क हुई हुई आ जाएगी तो आपने क्या करना है, सिंपल इस पे यहाँ पर आके कोड पे क्लिक करना है, इस चीज को कॉपी करना है अपने पास। आप लोगों के पास गिट बैश, तो गिटहब तो आपने सब लोगों ने इंस्टॉल किया होगा ना, गिट बैश में दिखा देता हूँ, लाइक गिट बैश। तो ये गिट बैश आप लोग सब लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ होगा अपने अपने पास। ठीक है, तो इस यहाँ पे इसके विंडो के अंदर इसका डाउनलोड का ऑप्शन आता है। ठीक है, जब ये इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से आएगा, मैं दिखा देता हूँ, मैं फोल्डर के अंदर चला जाता हूँ, लाइक यहाँ पर आ जाता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पे आऊंगा तो मैं क्या करूंगा, अपने राइट क्लिक करके गिट बैश जो मैंने इंस्टॉल किया उस पर क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, गिट क्लोन। ठीक है, गिट क्लोन लिखने के बाद शिफ्ट और इंसर्ट का जो बटन दबाऊंगा, जो मैंने वो कॉपी की थी चीज, वो यहाँ पर गिट बैश के ऊपर पेस्ट हो जाएगी, और सिंपली जब मैं एंटर करूंगा
तो वो रेपोजिटरी जो मेरी बनी हुई है वो आपके लोकल सिस्टम के अंदर आ जाएगी। जिस तरह ये जो सलानी वाली मैंने अभी क्लोन की है, तो क्लोन होने के उसकी जो एक कॉपी है वो मेरे अपने सिस्टम के अंदर आ जाएगी। ठीक है, अब जब सिस्टम के अंदर आ जाएगी तो आप लोगों ने क्या करना है, अब मैं इसको क्रॉस भी नहीं कर सकता। ठीक है, अब जब सिस्टम के अंदर आएगी तो आपके पास इस तरह से कुछ रेपोजिटरी आ रही होगी। ठीक है, अब इसके अंदर किस तरह से काम करना है, आप लोगों ने अपना असाइनमेंट पुश कैसे करना है, तो आप लोग क्या करेंगे, उसके अंदर मेरी जो रेपोजिटरी है उसके अंदर जब आएंगे तो आप लोग लिखेंगे गेट स्टेटस। अभी गेट स्टेटस लिखूंगा तो आप लोगों के पास पहले गेट ऑलरेडी स्टार्ट हुआ होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, मैंने जो ब्रांच बनाई हुई है सिस्टम के ऊपर असाइनमेंट जमा कराने के लिए, वो किस नाम से बनाई हुई है, मैंने बनाई हुई है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, असाइनमेंट्स के नाम से मैंने ब्रांच बनाई हुई है। ठीक है, अब असाइनमेंट जिनको गेटअप नहीं आती ना तो उनको थोड़े से मसले होंगे इस जगह पे कि जो ब्रांच का नाम है मेरे पास क्या है, असाइनमेंट्स। ठीक है, अब मैं कौन सी ब्रांच के ऊपर खड़ा हुआ हूँ वो इस ब्लू कलर के अंदर दिखती है, मैं मेन के अंदर खड़ा हुआ हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं गेट चेकआउट लिखूंगा और ए लिख के उसके बाद टैब का बटन दबाऊंगा तो वो ऑटोमेटिकली जो मेरी गेट का नाम इसके बाय डिफॉल्ट पड़ा होगा ना वो उसको क्लिक कर लेगा। इंटर करूंगा तो वो क्या करेगा, गेट चेकआउट असाइनमेंट्स में क्यों नहीं गया ये, मैंने कुछ किया हुआ है, मैंने ये चीज डाली हुई थी जो मैंने ये बोल रहा है कि तुम लोग लोकल कम्युनिटी फॉलोइंग ओवरराइड चेकआउट दिस थिंग, तो वो अभी बोल रहा है कि आप जो अभी मैंने आज आपको बनाने से पहले मैंने ये चीज की है ना, तो वो चीज का बोल रहा है कि पहले इसको भी पुश कर लो। ठीक है, तो मैं इसको भी पहले ऐड ही कर देता हूँ। गेट पे ऐड करने का तरीका भी आप लोग देख लो, गेट ऐड लिखते हैं और उसके बाद जो मेरी चीज का नाम है वो लिखना होता है। अगर मेरे पास एक ही चीज है जो अनट्रैक के अंदर पड़ी हुई है तो मैं सिंपल क्या करूंगा, डॉट लगाऊंगा, गेट ऐड स्पेस डॉट लिखूंगा तो वो उस चीज को ऐड कर देगा। उसके बाद अगर मैं उसको कमिट करना होगा, मीन उसको मैंने डालना है, किस कमिट के साथ डालना है अपने पास गेटअप के ऊपर, तो गेट कमिट -m लिखूंगा और ब्रैकेट्स के अंदर मैं जो कमिट लिखना चाह रहा हूं मैं लिखूंगा कि मैं फिल एन की फिल एन की जो है PNG डालना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने वो कमेंट लिख दिया, वो कमेंट ऐड हुआ। फिर मैं करना चाह रहा हूँ गेट पोस्ट करना चाह रहा हूँ, गेट के ऊपर गेट पोस्ट -u ओरिजिन मेन के अंदर, इस मेन ओरिजिन के अंदर जो चीज मेरी एन वाली है वो पोस्ट कर दो। तो क्या करेगा, मेरे सब जो मेरा जो ओरिजिन होगा उसके अंदर ये चीज पोस्ट कर देगा। अब क्या होगा, स्टेटस करूंगा तो मेरी क्या बोलेगा, वो अप टू डेट बोलेगा। अब जब वो अप टू डेट बोलेगा तो मैं अगर अब असाइनमेंट के अंदर जाऊंगा तो वो क्या करेगा, मेरी ब्रांच को क्या करेगा, चेंज कर देगा। ठीक है, अब आप आगे असाइनमेंट्स वाली ब्रांच के अंदर। ठीक है, जैसे ही आप असाइनमेंट्स वाली ब्रांच के अंदर आएंगे तो आपके पास जो यहाँ पर होगा वो क्या होगा, चेंज हो जाएंगी चीजें। क्या होंगी, अब आप असाइनमेंट्स वाला जो होगा इसके अंदर आप अपने नाम का फोल्डर क्रिएट करेंगे और इसके बाद जो है आप लोग यहाँ से डेटा पुश करेंगे तो वो आपकी असाइनमेंट वाली ब्रांच के अंदर जाएगा। ठीक है, हेक्टिक हो रहा थोड़ा सा, या फिर मुझे ये बता दिया जाए कि मैं पहले गेट की जो है वो करवा दूं, क्या बोलते हैं, आइडिया नहीं है, पहले करवा देगा ताकि समझ आ जाए, पहले करवा दीजिएगा, हमें बेनिफिट। ठीक है, तो मेक श्योर ये कीजिएगा कि मैं आपको ये करवाऊंगा लास्ट दिन। ठीक है, मैं अपनी जो कमिटमेंट्स की हुई मैं उनसे नहीं हटूंगा, मैं आपको जो है गिट की लास्ट दिन ही करवाऊंगा, लेकिन लास्ट दिन के बाद मैं आप लोगों को 2 दिन दूंगा, 2 दिन के अंदर आपने अपने असाइनमेंट्स जमा करवाने, राइट। ठीक है, तो आप अपने असाइनमेंट्स जो हैं अभी से बना के रख लें अपने पास। जब मैं आपको सिखा दूं तरीका का किस तरह से गेट पे पुश करना है तो आपने उसी दिन पुश करना है। ठीक है, ताकि आपकी तरफ से भी काम हो जाए और मुझे भी पता लग जाए कि किस बंदे ने कितनी अपडेट दी है। ठीक है, अब आज का जो क्वेश्चनिंग वगैरह कुछ करनी है किसी ने तो वो क्वेश्चनिंग कर सकता है, लाइक हमारे पास 3 मिनट अभी भी रिमेनिंग पड़े हैं। गूगल कोलैब से ये पुश वाला गेटअप का काम हो सकता है ऑनलाइन, क्योंकि मैं गूगल कोलैब बहुत यूज करता हूँ। जी बिल्कुल, गिटअप कोलैब भी आप यूज करते हैं। गिटअप कोलैब में तो बिल्ट इन हमारे पास गिटअप का ऑप्शन मिलता है हमारे पास, क्योंकि वो भी जुपिटर नोटबुक जैसे एनवायरनमेंट आपको देता है ना। बिल्कुल बिल्कुल।
कोलैब का एडवांटेजेस ये है कि वहाँ पे आपको टीपीयू और जीपीयू के भी एक्सेस मिल जाते हैं अगर आप मशीन लर्निंग पे काम कर रहे हो या डेटा साइंस पे काम कर रहे हो। लेट्स सपोज अगर मैं आगे इन फ्यूचर जो मेरे प्लान्स हैं अगर मैं मशीन लर्निंग की करवाता हूँ तो फिर मैं कोलैब पे आपको काम करवाऊंगा। तो कोलैब के अंदर किस तरह से यूज करना है फिर मैं आपको वो भी समझा दूंगा। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल ये है कि मैं जुपिटर नोटबुक इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ कि हमारे पास बेसिक लेवल के लोग होंगे और उनको बिल्कुल बेसिक से लेकर चलना है। लाइक टारगेट मेरा हर ऑडियंस है, लाइक ये नहीं कि जो बंदा तेज है तो मैं उसी को लेकर चलूंगा। ठीक है सर मेरा एक क्वेश्चन है कि मशीन लर्निंग ज़्यादातर हमारी वो सीपीयू पे ही रन होते हैं हल्का कोड, जो सर डीप लर्निंग का वो ही नहीं हमारा ज़्यादातर जीपीयू पे रन होता है। ये आप लोग खुद सिलेक्ट कर सकते हो कि आप लोगों ने किस पे करवाना है रन उसको। ठीक है, अगर आपके पास लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर तो आप फिर जो है अगर हैवी लैपटॉप्स हैं तो उसके अंदर जीपीयू वगैरह लगेंगे जिससे गेमिंग हो गए तो फिर आप जीपीयू के एक्सेस पे जा सकते हो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद। इसके जीपीयू को जो है ना, जीपीयू का जो है सिस्टम के साथ कनेक्ट करना भी उसके लिए 3 से 4 सॉफ्टवेयर लगते हैं। उसके बाद जाके हमारा जीपीयू जो हम लोगों ने लगाया होता है वो यूज होता है। अगर लेट्स सपोज आप इन सब झंझट से बचना चाह रहे हो, गूगल कोलैब पे जाओगे, एक सिंपल ऑप्शन आता है कौन से जीपीयू पे जाना है कौन से टीपीयू पे जाना है, तो आप उस पर स्विच ऑफ कर देंगे। बिल्कुल ठीक है, मैं वैसे आपको पूछ रहा हूँ कि हमारे पर ज़्यादातर मशीन लर्निंग की प्रॉब्लम दूसरी होती है, वो तो हमारा मसला सीपीयू के साथ ही हैंडल कर लेता है। वो तो डीप लर्निंग हम इसलिए जीपीयू पे यूज़ करते हैं तो क्लासिफिकेशन ज़्यादातर होती है। मैं ये इस चीज़ का मैं मतलब कमेंट नहीं कर सकता कि आप जो है मशीन लर्निंग के हमेशा जो है सीपीयू ही इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट इफ आपके पास डेटा बिग हो, टेंसर्स की फॉर्म में जो डेटा कन्वर्जन होती है कैटेगोरिकली जो जब डेटा कन्वर्ट होता है वो अगर डेटा बहुत बिग है आपके पास टाइम ले रहा है तो आप में भी जीपीयू के एक्सेस पे चले जाओ। लेकिन जो आपकी बात है वो इस तरह सही है कि हम डीप लर्निंग के अंदर जब हम इमेजेस के ऊपर काम करते हैं तो इमेजेस को जब टेंसर में कन्वर्ट करते हैं तो इमेजेस जो है ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा टेंसर्स बढ़ जाते हैं, उनके पैरामीटर्स जो है लाखों में जाते हैं, लाइक करोड़ों तक में भी जाते, करोड़ों में भी पैरामीटर्स उसके जा रहे होते हैं। तो आपको वहां पर तो डेफिनेटली जरूरत पड़ती है। लेकिन मशीन लर्निंग में मैं यूं कमेंट नहीं कर रहा कि मैं भी आपके पास डेटा बहुत बड़ा हो तो आपको जीपीयू की एक्सेस पड़ सकती है। तो मैं कमिट नहीं कर सकता कि यहाँ पर कि आपको जो मशीन लर्निंग के अंदर सीपीयू पे काम चल जाएगा आपका। नहीं तो उसके लिए तो हमारे एक मशीन लर्निंग के अंदर जो सीएफ एक डाटा को रीड, अगर फॉर एग्जांपल 10 मिलियन रोज ऑफ डाटा है हमारे पास, बिग डाटा बहुत ज़्यादा, तो हम वैसे सिंपली यूज करते हैं कॉन्डास लाइब्रेरी रीड जी। तो उसके लिए एक और लाइब्रेरी भी होती है जो सब वो आपका डाटा को काफ़ी फास्टली पढ़ लेती है। उसको मैंने यूज़ किया हुआ है लेकिन उसका मुझे इसका नेम नहीं याद आ रहा। लाइक आई विल सजेस्ट ये ऑन द स्पॉट डिसीजन लिया जाता है कि आपका आयरा मतलब आप यूज कर रहे हो ऑन द स्पॉट डिसीजन लेते हो एक्सपेरिमेंट करते हुए। अगर आपकी प्रोसेसिंग बहुत स्लो हो रही है, अगर आपका सेटअप जो सिस्टम है ये लैपटॉप हीटअप हो रहा है तो आपको उसको प्रोसेसिंग को रोक देना चाहिए और आपको स्विच करना चाहिए जीपीयू के ऊपर। ठीक है, अगर आपका सिस्टम हाँ कैपेबल है, वो कर रहा है लगा हुआ काम, तो आप करवा लो उससे। ठीक है, सही है जी ठीक है, तो आज की क्लास को एंड करते हैं यहीं पे और मैं सबसे पहले रिकॉर्डिंग को पास कर लूँ। ठीक है, और उसके बाद अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगहबान, अपना ख्याल रखिएगा और असाइनमेंट्स कर लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। सर थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।